हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएससी 2 यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सेकंड सब्जेक्ट है। ठीक है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसकी यूनिट बना रखी है, 2 चैप्टर की वीडियो बची हुई है, वो भी मैं जल्दी ला दूंगा, आपके एग्जाम से पहले आ जाएगी वीडियो। और यहाँ पे मैं आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर 3 से 4 क्वेश्चन पेपर जितने भी मुझे मिले हैं, मैंने उनको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, वो सारे टॉपिक यहाँ पे ले लिए हैं। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और हो सकता है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अगर आ भी जाएं तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, बाकी क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट देखना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट देखिए। और ये कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर हैं जो मैंने लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे इनको। ये थोड़े ब्लर हैं क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे ही अवेलेबल थे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। और इससे पहले जो डीएससी 1 सब्जेक्ट है, वो वीडियो जो मैंने बनाई थी 1 शॉट, ज्यादातर क्वेश्चन मोस्टली वही आ रखे थे। 1 या 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें लैंग्वेज घुमा के पूछे हैं। ठीक है, जो कि लेकिन अगर आपने यूनिट की वीडियो देखी होगी ना, तो यूनिट से वो भी आ रखा है। अगर आपने यूनिट और 1 शॉट देखी थी तो वहां पे आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, सारे आसान क्वेश्चन आ रहे थे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जो राजनीतिक संस्थान थे, यानी कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, उसका आपको नेचर बताना है, यानी कि उसकी प्रकृति बतानी है। और उसका ऐतिहासिक जो विकास हुआ था उसका मूल्यांकन करना है कि वो किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये समझना है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, अच्छे तरीके से समझना है एक एक चीज, ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना आए लिखते वक्त। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि जो प्राचीन भारत था, उसमें जो भी राजनीतिक संस्थान थे, वो वहां पे शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, और इनका विकास जो है वो बहुत दीर्घ और बहुआयामी रहा है, यानी लंबे समय में हुआ है। और काफी सारे फैक्टर उसके पीछे काम करते हैं, तो इसको हम समझेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। तो देखिए, जो भी हमको पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य जो मिले हैं, ठीक है, या हमें जो लिटरेचर मिला है या जो साहित्य मिला है, उससे हमें जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जो भी अवेलेबल है पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, खुदाई में मिला हो कोई कोई चीज, उससे जो पता लगता हो, या फिर वैदिक साहित्य लिटरेचर में हमें जो भी मिला हो, ब्राह्मण ग्रंथ, या फिर जो उपनिषद है, अर्थशास्त्र है, या शिलालेखों में जो हमको टेक्स्ट मिले हुए हैं लिखे हुए, तो इन सब के आधार पे अगर हम देखें तो ये सभी चीजें स्पष्ट करते हैं कि भारतीय राजनीतिक जीवन क्रमिक रूप से सरल जनजातीय शासन से विकसित होकर जटिल राजकीय व्यवस्था तक पहुंचा था। ठीक है, तो अगर हम पुरातात्विक स्रोतों को देखें, हम साहित्यिक स्रोतों को देखें, ठीक है, साहित्यिक स्रोत में आपका ये सब आ जाएगा, वैदिक साहित्य आ जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, वेद आ जाएगा। ठीक है, आपके जो अर्थशास्त्र या जो शिलालेख में टेक्स्ट मिला है, उन सब के आधार पे देखें तो हमको ये पता लगता है कि हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक जीवन था, वो एक जनजातीय शासन था स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर उससे विकसित होकर वो राजकीय व्यवस्था तक पहुंचा था, बाद में जो राजा का शासन होने लगा था, वो उसकी विकसित अवस्था थी, और हम यहीं से तो पढ़ते हैं। तो इस विकास की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझेंगे। तो कौन से बिंदु हैं, कौन से पॉइंट हैं, तो वो ये हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिंधु सभ्यता। हम क्या करेंगे, देखो, हम हर काल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार का शासन रहा है। जब सिंधु सभ्यता थी उस समय किस प्रकार का शासन था, फिर वैदिक सभ्यता में क्या बदलाव आ गया शासन में, फिर ऋग वैदिक काल, और वैदिक काल में ही हम दोनों काल को पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या डिफरेंस आया, फिर उसके बाद जो महाजनपद काल आता है, वहां पे राजकीय व्यवस्था कैसी हो गई। तो ये सारी बातें आपको बताना है, क्योंकि आपसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, आपको उसका विकास बताना है कि कैसे हुआ था। तो विकास आप तभी बताओगे जब आप सारे पॉइंट को एक एक करके समझाओगे। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट ऐसे लिखना है पेपर में कि प्रारंभिक पृष्ठभूमि और सभ्यता का उद्भव, यानी जो सबसे प्राचीन जो राजनीतिक संगठन है उसका संकेत हमको मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, यहां से हमको पहला सबूत मिलता है। और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था कि बहुत बेहतरीन नगर प्रणाली थी, जल निकास प्रणाली यहाँ पे बहुत अच्छी थी। ठीक है, व्यापार होता था, और केवल देश में नहीं बल्कि बाहर की सभ्यताओं से भी व्यापार होता था। इसके हमको सबूत मिले। ठीक है, तो ये सब कैसे पता लगता है, तो ये सब ये पता लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई अच्छा शासन रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ बढ़िया प्रशासन रहा होगा, तभी तो इतने अच्छे यहाँ पे नगर बन गए, तभी तो इतनी बेहतरीन जल निकास प्रणाली हो गई। ठीक है, तभी तो यहाँ बेहतरीन व्यापार होता था, यानी कि यहाँ पे प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, और राजनीतिक संगठन का यहाँ पे कुछ संकेत मिलता है, कई जगह पे ऐसा कहा जाता है कि एक राजा का शासन था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हड़प्पा सभ्यता से लिखित रूप में, मतलब लिखित जो भी मिला है उसको पढ़ा नहीं गया, तो आप उसको ऐसी कैटेगरी में डाल दो कि वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वहां से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि बेशक से राजा का शासन रहा हो, चाहे एक राजा का शासन रहा हो या फिर अनेक लोग मिलकर शासन करते रहे हो, लेकिन उनका शासन बेहतरीन था, तभी ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल थी। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की बात चल रही है। हालांकि इन शहरों में राजा या फिर राजनीतिक पदनाम का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जहां पे एग्जैक्ट बता दिया जाए कि यहाँ पे कैसे राजा थे या फिर किन पदनाम से उनको जाना जाता था। लेकिन यहाँ पे जो बेहतरीन व्यवस्था है, जिसको हम सुव्यवस्था कह रहे हैं, इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई केंद्रीय प्राधिकारी जरूर था। ठीक है, अब ये केंद्रीय प्राधिकारी जरूर था ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि समझो हड़प्पा सभ्यता जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में। अब हर जगह एक जैसी ईंटें मिली हैं, ईंटें जो मिली है वो एक जैसी मिली है, कहीं ना कहीं जो भवन निर्माण कला है वो भी एक जैसी मिली है। तो ये जो समानता दिख रही है ना एक कोने से लेके दूसरे कोने में, तो इस ये साबित होता है कि कोई ना कोई ऐसा महत्वपूर्ण अधिकारी या राजा या शासक जरूर रहा होगा जो पूरे क्षेत्र को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता होगा, तभी पूरे क्षेत्र में व्यवस्था जो है वो बेहतरीन ही मिली है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। ये काल जो है भारतीय राजनीतिक सोच की प्रस्तावना का रूप है, यद्यपि प्रत्यक्ष लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, हालांकि हमको यहाँ पे लिखित प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलते हैं जिससे हम बहुत गहराई से जान सके, लेकिन इन व्यवस्थाओं को देखकर ही अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक काल की। जब भी हम वैदिक काल को पढ़ते हैं तो हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में अलग व्यवस्थाएं थी, उत्तर वैदिक काल में अलग व्यवस्थाएं थी, तो इसको हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वैदिक काल की बात करें तो जनजातीय शासन से राजतंत्र की ओर आर्यों के आगमन के बाद राजनीतिक संगठन को वैदिक साहित्य के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले हमारे यहाँ पे जनजातीय शासन व्यवस्था थी, फिर बाद में राजा का शासन होने लगा। ठीक है, फिर कहा जाता है कि आर्य बाहर से आने लगे, मध्य कोई कहता है मध्य एशिया से आए थे, कोई कोई विद्वान अलग जगह से बताता है। यानी जब आर्यों का आगमन होने लगा था, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था, उसके बाद जो वैदिक साहित्य आए थे, तो वेदों से, खासकर ऋग्वेद से हमें काफी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसी को देखते हैं कि ऋग्वेद से या फिर अन्य वेदों से हमको शासन वगैरह के बारे में क्या जानकारी मिलती है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले शासन का स्वरूप, जो प्रारंभिक वैदिक शासन था, ठीक है, ऋग्वेद काल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे मुख्यतः जनजाति, ठीक है, जनजातीय व्यवस्था थी। प्रारंभ में राजा का पद जो था वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित माना जाता था, यानी राजा तो होता था। मैं बात कर रहा हूँ ऋग्वैदिक काल की, या फिर जिसको प्रारंभिक वैदिक काल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे राजा का शासन था, ये तो कंफर्म हो जाता है। लेकिन राजा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, यानी राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, ऐसे नहीं बनेंगे शासक। ठीक है, मैंने आपको यूनिट में बताया हुआ है। यानी यहाँ पे राजा का पद वंशानुगत नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। ये निर्वाचित माना जाता था, यानी कि उसका निर्वाचन होता था। ठीक है, जनता या जो भी उनको निर्वाचित कर रहे हैं उनके द्वारा निर्वाचन होगा। ऋग्वेद में राजा के चुनाव के मंत्र मिलते हैं कि राजा का चुनाव किस प्रकार से होता है, इसकी जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। फिर राज्य को केवल राजनीतिक इकाई नहीं माना जाता था, बल्कि धर्माधारित, यानी धर्म पे आधारित सामाजिक आध्यात्मिक व्यवस्था माना जाता था। ठीक है, और यहाँ पे समझिए, राज्य को केवल राजनीतिक इकाई नहीं माना जा रहा है, बल्कि धर्म के हिसाब से देखा जाता है, और उसको सामाजिक आध्यात्मिक व्यवस्था माना जाता है किसी भी राज्य को। और यहाँ पे धर्म ही शासन की आधारशिला था, यानी कि मेन जो शासन होता था वो धर्म के अनुसार होता था। ठीक है, अब यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन पूरी तरीके से नहीं है, जो मैं आपको यूनिट में बता चुका हूँ। धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य से है। ठीक है, जो राजा का धर्म होता था अपनी प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए काम करना, तो यहाँ पे धर्म का मतलब कर्तव्य से है। ठीक है, आगे चलते हैं। शासन की सीमाएं, राजा जो था वो सर्वसत्तावादी नहीं था, यानी राजा इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था कि जैसा चाहे वैसा चला दे, यानी कि आप कहो कि निरंकुश नहीं था राजा। ठीक है, यानी राजा जो था वो सर्वसत्तावादी नहीं था। दो प्रमुख संस्थाएं होती थी और वो उसकी शक्ति को लिमिट करती थी, यानी उसकी शक्ति को सीमित कर देती थी। ठीक है, जैसे देखो आज के समय में हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, आप कहोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ताकतवर हैं, बिल्कुल ताकतवर हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को संविधान के दायरे में रह के काम करना पड़ता है, यानी प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कौन है, संविधान है। हमारे देश का जो शासन है उस शासन से भी ऊपर संविधान है, और संविधान के हिसाब से उनको शासन करना पड़ता था। यही है आज के समय में, ऐसा ही उस समय में था। उस समय में शासन कौन करता था, राजा करता था, राजा को चुना जाता था। ठीक है, ये समझ लिया, राजा को चुना जाता था, और राजा की शक्ति को भी सीमित किया जा सकता था। वो दो चीजें थी, एक थी सभा
और एक थी समिति। जैसे आज के समय में संविधान के हिसाब से चलना होता है, उस समय में सभा और समिति के अकॉर्डिंग चलना होता था। ठीक है, ये क्या करती थी, राजा की शक्तियों को सीमित करती थी, ताकि राजा अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल ना करे या फिर मतलब गलत इस्तेमाल ना करे, मेन बात ये थी। तो सभा देखो, सभा जो होती थी, ऐसा माना जाता है कि इसमें जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्येष्ठ लोग हैं, ठीक है, इनकी परिषद होती थी, जो राजा को परामर्श देने का काम करती थी, यानी राजा को सलाह देती थी। अब राजा को मान लो कोई कार्य करना है राज्य के लिए, तो उनको कौन सलाह देगी, उनको ये जो सभाएं होती हैं ये इनको सलाह देने का काम करेंगी। ठीक है, और समिति जो है ये जनसभा है, यानी ये आम लोगों की सभा होती है, जो शासन की वैधता का आधार मानी जाती है। ठीक है, जो जनता की जो सभा होती थी या फिर जनताओं का जो समूह होता था वो समिति में होता था, और जो विशिष्ट लोग होते थे, जो कुलीन लोग होते थे, जो अभिजात लोग होते थे, वो सभा में शामिल होते थे। ठीक है, तो सभा और समिति जो थी वो राजा को कंट्रोल करती थी, और राजा के चयन में ये भागीदारी रखती थी, यानी किसको राजा चुना जाएगा। मान लो एक राजा है, अब उसकी मृत्यु हो जाए या कोई बूढ़ा है, उसके बाद दूसरा राजा लाना है, तो उसको कैसे चुना जाएगा, ये काम जो है सभा और समिति के द्वारा होता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त विदथ नामक सभा विशेष अवसरों पर निर्णय लेने के लिए गठित होती थी। एक और सभा होती थी जो विदथ जिसको कहा जाता था, वो स्पेशल, यानी जब कोई विशेष कार्यक्रम है, विशेष कोई कार्य है, उसके लिए वो बनाई जाती थी, टेम्परेरी मान लीजिए उसको। ठीक है, लेकिन सभा समिति जो थी परमानेंट थी। राजा की क्या भूमिका होती थी, राजा का मुख्य कार्य होता था प्रजा की रक्षा करना और प्रजा को खुश रखना। ठीक है, यही राजा का मेन काम होता था। वैदिक देवता, जिसमें इंद्र वरुण हो गए, ये जो थे देवता, इन्हें वैदिक देवता कहा जाता है, वेदों में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, वैदिक देवताओं से राजा की तुलना ये दर्शाती है कि उसे नैतिक, दैविक और सामाजिक जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता था, यानी कि राजा की तुलना जो है वो देवताओं से की गई थी और वैदिक देवताओं से की गई थी। इसका अर्थ क्या था कि राजा जो है ना, उसका उसका जो कर्तव्य है, उसकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, वो उसको उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, राजा को अपनी प्रजा के लिए दिन रात तत्पर रहना पड़ेगा, अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए राजा को कार्य करना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन अगर राजा लेगा तो वो प्रजा को के हित को ध्यान में रखकर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रारंभिक वैदिक राज्य जो था वो धर्म आधारित यानी कर्तव्य पे आधारित था, सामुदायिक भागीदारी युक्त, यानी जिसमें सबकी भागीदारी होती थी, जिसमें हमने सभा और समिति समझ लिया है। ठीक है, इनके द्वारा, और सीमित राज्य सत्ता वाला था, यानी राज्य सत्ता जो थी वो सीमित थी, राजा के पास भी अनलिमिटेड पावर प्रारंभिक वैदिक काल में नहीं थी। इसके बाद बात करते हैं दूसरा वैदिक काल, यानी कि उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ना बिल्कुल सिस्टम चेंज होने लगा था, तो यहाँ पे राज्य सत्ता जो था, राज्य सत्ता ज्यादा मजबूत होने लगी थी, यानी राजा के पास थोड़ी पावर ज्यादा आने लगी थी। अब यहाँ पे क्या है, जनजातियों के स्थायी कृषि समाज बनने से राज्य सत्ता जो थी वो मजबूत हुई और वंशानुगत राजतंत्र प्रचलित होने लगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थ है जो आपको समझना है, यानी राज्य सत्ता जो थी वो कुछ इस प्रकार की हो गई थी जो वंशानुगत होने लगी थी, यानी अब जो है राजा का पुत्र जो है वो राजा बन जाएगा, फिर उसका पुत्र जो है वो राजा बन जाएगा, यानी वंश वंश के आधार पे वंशानुगत हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्षेत्र, जनता, किलाबंदी यानी जो दुर्ग होते हैं, और कर व्यवस्था ये स्पष्ट होने लगी, यानी कि अब क्या है, अब स्पष्ट क्षेत्र हो गया है कि भाई ये क्षेत्र क्षेत्र है, यहाँ पे राजा का शासन है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ की जनता जो है उसके क्षेत्र में आएगी, यहाँ पे किलेबंदी, किले, दुर्ग वगैरह बनाए जाते थे, और यहाँ पे पूरी एक टैक्स वाली व्यवस्था थी जिससे लोगों से टैक्स लिया जाता था। तो ये जो ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता और बाद में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये राज्य की संरचना और तथ्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। अगर आप ये ग्रंथ पढ़ोगे, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ या फिर तैत्तिरीय संहिता पढ़ोगे, तो इसमें आप देखोगे उसमें राज्य के बारे में, राजा के बारे में आपको जानकारी मिलती है, या फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो उसमें भी आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत, यानी स्वामी, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, इनके द्वारा राजनीतिक संस्थानों को वैज्ञानिक रूप प्रदान करा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से एक राजनीतिक व्यवस्था थी, जो पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है महाजनपदों और साम्राज्यों का उदय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद। हमने वैदिक हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा कैसी व्यवस्था थी, फिर हमने वैदिक सभ्यता को 2 हिस्सों में बांट के पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे महाजनपद काल में। तो देखिए, गणराज्य और राजतंत्र साथ साथ विकसित हुए हैं। मगध साम्राज्य जैसी केंद्रीकृत राज्यों का उदय हुआ जिनमें जटिल प्रशासनिक तंत्र था। अब मगध जो था वो महाजनपदों में महत्वपूर्ण था,
मगध में केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत शासन मतलब एक शासक होगा, एक राजा होगा, वो पूरे क्षेत्र को देखेगा, पूरे क्षेत्र का शासन उसके अंडर में होगा, ठीक है। और ये एक जटिल प्रशासनिक तंत्र था। अशोक का शासन विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे अशोक के शासन में आपको न्यायपालिका, धर्म, महामात्र, प्रशासनिक पदानुक्रम तथा राजकीय दायित्व अच्छी तरीके से इसमें आप देख सकते हो कि अशोक के समय में एक बेहतरीन न्याय व्यवस्था थी, ठीक है। और यहाँ पे धर्म के प्रचार करने के लिए महामात्र नामक अधिकारी होते थे। एक प्रशासनिक तंत्र होता था जो पूरा प्रशासन का कार्य देखता था, और राजकीय दायित्व यानी शासन की जो जिम्मेदारी होती थी वो सब निभाई जाती थी। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि प्राचीन भारत में राज्य जो था वो कलापूर्ण विकसित रूप से उपस्थित था, ठीक है। अगर हम राज्य को देखें प्राचीन भारत में तो वो विकसित रूप से था, यानी कि राजा का शासन जरूर होता था पर वो बेहतरीन शासन होता था, नीति के तहत होता था, न्याय को उसमें महत्वपूर्ण माना जाता था, कर्तव्य को महत्वपूर्ण माना जाता था। राजा को जो पद था वो ऐसा माना जाता था कि राजा जो है वो कर्तव्य का पालन करेगा और अपनी जनता यानी अपनी प्रजा के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेगा, उनकी जिम्मेदारी निभाएगा, ठीक है। फिर औपनिवेशिक दृष्टि वर्सेस भारतीय वास्तविकता, यानी जो अंग्रेजों का जो नजरिया था और जो भारत की जो रियलिटी थी, इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो जो ब्रिटिश विद्वान हैं, ठीक है, जैसे मेटकाफ हो जाएंगे, हेगल हो जाएंगे, इन्होंने प्राचीन भारत को ओरिएंटल डेस्पोटिज्म कहा है। और उन्होंने दावा किया है कि यहाँ ना तो कोई कानून था, ना ही यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होता था, ना यहाँ पे राज्य था अस्तित्व में था, यानी ना कोई सरकार अस्तित्व में थी, ठीक है। व्यवस्था यहाँ पे बढ़िया नहीं थी, ऐसा कौन कह रहे हैं? अंग्रेज कहते हैं। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। यहाँ पे हमने पढ़ा ना प्राचीन भारत में कैसी व्यवस्था थी, सब कुछ था। लेकिन उपलब्ध साहित्य जो है और शिलालेख जो है और प्रशासनिक संरचनाएं जो है, इससे साबित होता है कि प्राचीन भारत में राज्य जो था वो धर्म, लोक सहमति और नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व पे आधारित होता था। राज्य होता था हमारे यहाँ पे सभा होती थी, समिति होती थी, पंचायतें होती थी, गणराज्य होते थे। इस बात के सबूत हैं। और हमारे जो ग्रंथ है उन ग्रंथों से हमको ये जानकारी मिलती है। जनता की जो भूमिका है और राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो मजबूत थी। तो आप ये कह सकते हो कि औपनिवेशिक व्याख्या एक तरफा और पूर्वाग्रह वाली है, ठीक है। अंग्रेजों ने जो व्याख्या करी है ना भारत के बारे में, भारत में राज्य के बारे में, वो एक तरफा है, गलत तरीके से है। और कहीं ना कहीं उनके मन में जो पूर्वाग्रह है भारत को लेकर, ठीक है, भारत को नीचा समझने की, उसके हिसाब से उन्होंने ऐसी व्याख्या करी है भारत की, जबकि भारत में व्यवस्था अच्छी थी। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं का विकास जो था वो एक व्यवस्थित और बहुस्तरीय और एक लंबी प्रक्रिया रही है, निरंतर प्रक्रिया रही है, ठीक है। ये ना तो निरंकुश थी, क्योंकि राजा निरंकुश नहीं होता था, राजा के ऊपर भी कंट्रोल होता था, सभा और समिति के हिसाब से उसको काम करना पड़ता था, ठीक है। ना ही ये अव्यवस्थित थी, इसमें धर्म का पालन किया जाता था, यानी कर्तव्य का पालन किया जाता था, ठीक है। और प्रारंभ में जो राजा का पद होता था वो निर्वाचित होता था, यानी उसको चुना जाता था। बाद में उत्तर वैदिक काल में वो वंशानुगत होने लगा था, और जो ये राजकीय व्यवस्था थी ये कहीं ना कहीं जटिल होने लगी थी, ठीक है। तो ये आपको बात बतानी थी, पहला क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय परंपरा में जो धर्म है, धर्म का जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि एंशियंट एंशियंट जो इंडियन ट्रेडिशन थी उसमें जो धर्मा था, ठीक है, धर्मा जो था उसका कंसेप्ट क्या था, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो प्राचीन भारतीय परंपराओं में धर्म की अवधारणा जो है इसको समझते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारतीय चिंतन में, जो हमारे प्राचीन भारतीय चिंतन है, जो फिलोसफी है, उसमें धर्म जो है वो अत्यंत व्यापक यानी बहुत बड़ा अर्थ है। आप एक शब्द में नहीं समझा सकते या दो चार सेंटेंस में नहीं समझा पाओगे, ठीक है। बहुत बड़ा अर्थ था धर्म का, और ये बहुआयामी यानी इसके कई सारे अर्थ होते थे। ये एक ऐसी अवधारणा थी जिसके बहुआयामी यानी बहुत सारे अर्थ होते थे। धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठान, इसमें केवल पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक विश्वास का पर्याय नहीं है, बल्कि ये एक सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति, समाज और ब्रह्मांड तीनों को संचालित और संतुलित रखा जाता है, ठीक है। तो धर्म जो है केवल पूजा पाठ, यज्ञ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें व्यक्ति को भी महत्व दिया जाता है, समाज को भी महत्व दिया जाता है, और पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे यूनिवर्स को भी महत्व दिया जाता है। सबको संतुलित रखने का काम करता है धर्म। तो भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक जीवन में धर्म का जो प्रभाव है ना वो बहुत गहरा है, और राजनीति और धर्म के बीच में कोई कठोर विभाजन उस समय में नहीं पाया जाता था, ठीक है। धर्म जो था वो जीवन के हर क्षेत्र में को दिशा प्रदान करता था। अब इस लाइन का मतलब समझो, ऊपर वाला आप समझ गए होंगे, मैं मान के चल रहा हूं, इसको समझो। धर्म जो है वो जीवन के
प्रत्येक क्षेत्र को दिशा प्रदान करता था, ठीक है, जीवन के हर क्षेत्र को। यहाँ पे क्या है, धर्म का मतलब कर्तव्य है। अब जैसे एक पिता का कर्तव्य क्या होता है, पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का लालन पालन करे, पालन पोषण करे, उनका अच्छे तरीके से उनका ध्यान रखे, ठीक है, ये पिता का कर्तव्य है। एक पति का क्या कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति, या पत्नी का क्या कर्तव्य है अपने पति के प्रति, एक राजा का क्या कर्तव्य है अपनी प्रजा के प्रति, ठीक है, एक एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है समाज के प्रति। तो यानी हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में धर्म जो था यानी कर्तव्य जो था वो महत्वपूर्ण होता था, ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण होता था, ये आपको मान के चलना है। अब बात करेंगे धर्म का मूल अर्थ और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो धर्म शब्द जो है संस्कृत भाषा की जो ध्री धातु है इससे बना है, ठीक है, इसका मतलब होता है धारण करना, यानी किसी चीज को, ठीक है, अपनाना, किसी चीज को धारण करना या किसी व्यवस्था को बनाए रखना या संयोजित करना। धर्म वह सिद्धांत है जो संसार को स्थिरता देता है, संसार को स्थिर रखता है, क्योंकि देखो धर्म कर्तव्य है यहाँ पे। अगर हर व्यक्ति अपना कर्तव्य अच्छे से करेगा तो कहीं ना कहीं संसार में स्थिरता रहेगी, ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहेगा, सब कुछ सही से चलेगा। और जीवन तथा समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में जो धर्म है, जो कर्तव्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। महाभारत में धर्म की परिभाषा जो है वो प्राणियों के उत्थान और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने वाला सिद्धांत के रूप में की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप धर्म को रिलीजन से जोड़ के मत देना, देखना आप क्या करते हो, ज्यादातर हम सभी यही करते हैं कि हम रिलीजन शब्द को समझते हैं जो अंग्रेजी का शब्द है, और रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं आपको सनातन के बारे में जानकारी देगा आपको, ठीक है। रिलीजन का मतलब धर्म, ये रिलीजन के हिसाब से धर्म जो है वो हमारी जो जिसको हम धारण करते हैं, कहने का मतलब है जैसे जब भी हम रिलीजन शब्द हमारे सामने आएगा तो हम बात करेंगे सनातन धर्म, इस्लाम, ठीक है, हम क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म की बात करेंगे, हम सिख की बात करेंगे, हम यहूदी की बात करेंगे, यानी हम ऐसी कैटेगरी में बांट के देखते हैं। लेकिन यहाँ पे धर्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे धर्म का मतलब कर्तव्य है, ठीक है, कर्तव्य। जैसे एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना, एक पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों का अच्छा लालन पालन करना, एक पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना, ठीक है, ऐसे ही पत्नी का भी कुछ कर्तव्य है, ऐसे ही बच्चों का भी अपने माता पिता के कुछ प्रति कुछ कर्तव्य है, ठीक है। तो ये जो कर्तव्य है ना, ये कर्तव्य की बात की गई है। महाभारत में भी धर्म की जो परिभाषा है वो इस तरीके की परिभाषा नहीं है जो रिलीजन अंग्रेजी में हम समझते हैं, बल्कि इसमें ये कहा गया कि धर्म जो होता है यानी कर्तव्य जो होता है वो प्राणियों के उत्थान यानी उनके विकास में जरूरी है, जनता के कल्याण में जो धर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब धर्म की सार्वभौमिक और नैतिक प्रकृति, अब इसकी जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक है, सब जगह हर किसी के लिए है। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अकॉर्डिंग अगर हम धर्म को देखें तो धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो नैतिक और व्यवहारिक है। धर्म क्या है, हमको नैतिक रहना सिखाता है, नैतिक शिक्षा देता है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है, ये सारी बातें बताता है धर्म। तो ये नैतिक और व्यवहारिक है। महाभारत में अगर हम धर्म देखें तो भीष्म जो है वो युधिष्ठिर, ठीक है, भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्म जो है समाज को बनाए रखता है, यानी धर्म यहाँ पे कर्तव्य से है, जिम्मेदारी से है, ठीक है। धर्म जो है समाज को बनाए रखता है, ये मानवता की प्रगति और कल्याण को सुनिश्चित करता है। अगर धर्म नहीं होगा तो मानव का कल्याण नहीं हो सकता, पूरी तरफ अव्यवस्था फैल जाएगी, सब एक दूसरे को मारने काटने को दौड़ेंगे, ठीक है। तो शांति पर्व जो महाभारत में है इसमें धर्म के 9 नियम बताए गए हैं। तो धर्म क्या है आप यहां से समझ सकते हो, धर्म का मतलब है सत्यता, ठीक है, सत्य। धर्म का मतलब है क्रोध का अभाव, यानी गुस्सा ना करना, दूसरों के साथ धन साझा करना, क्षमा कर देना लोगों को, पवित्र जीवन जीना, संयम रखना, ठीक है, शत्रुता का अभाव होना चाहिए, इंसान को सीधा होना चाहिए, सीधा मतलब शरीफ होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है धर्म है, ये धर्म के नियम है। तो धर्म का मतलब केवल रिलीजन नहीं है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, धर्म का मतलब ये सब है। तो धर्म को बहुत गहरा अर्थ होता है, ठीक है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग अगर हम धर्म को देखें तो मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का कंट्रोल, सत्य, पवित्रता, संयम, विवेक, ज्ञान, सत्यवादिता, क्रोध की अनुपस्थिति, ये मनु ने बताए हैं धर्म के नियम। तो ये सब मिलकर धर्म को बनाते हैं, ठीक है। ये जो तत्व हैं अगर ये सारे किसी व्यक्ति के चरित्र में होंगे तो व्यक्ति का चरित्र निर्माण होगा और सामाजिक सौहार्द हेतु आवश्यक भी है ये, ठीक है। आप जरा सोचो कि अगर हर व्यक्ति ऐसा हो जाए, हर व्यक्ति में धैर्य हो, हर व्यक्ति क्षमाशील हो जाए, ठीक है, लोग सत्य बोलने लग जाएं, लोगों का विवेक, लोग अपने विवेक के आधार पर काम करें, ज्ञान को महत्व दें, ठीक है,
क्रोध ना करें, तो ये सारी चीजें अगर हर व्यक्ति में आ जाए तो कैसा हो जाएगा वो व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा। ऐसा हर व्यक्ति हो जाएगा तो समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म ही समाज का कल्याण करता है, धर्म ही जन का कल्याण करता है। ठीक है, फिर योग सूत्र और बौद्ध परंपरा के अकॉर्डिंग व्यास जी ने क्या कहा है, व्यास जी ने धर्म को सार्वभौमिक सद्भावना कहा है। यानी बुद्ध ने भी, अगर बुद्ध के नजरिए से भी देखो तो बुद्ध ने भी धर्म को नैतिकता और कर्म नियम के रूप में प्रस्तुत करा है। यानी जो धर्म होता है वो नैतिकता, यानी नैतिक, उसमें नैतिकता की बातें होती हैं। ठीक है, उसमें कर्म के नियम होते हैं। धम्म पद में भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी धर्म का अर्थ जो है वो सही आचरण, यानी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही धर्म है। दुखों से मुक्ति, ठीक है, अगर हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, हम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, हम अपनी लालसा से मुक्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम धर्म की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये धर्म की ऐसी परिभाषा है। नेक्स्ट है धर्म का सामाजिक और राजनीतिक महत्व। तो प्राचीन भारत में राजनीति धर्म का महत्वपूर्ण अंग होती थी। ठीक है, क्योंकि राजनीति में भी धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता था, और यानी कर्तव्य महत्वपूर्ण होता था। राजा का मुख्य कर्तव्य यानी मुख्य धर्म क्या होता था, राजा का मुख्य कर्तव्य होता था धर्म की रक्षा करना। ठीक है, और शासन का आधार जो था वो नैतिकता था, नैतिकता के आधार पर शासन किया जाता था। इसलिए राजनीति को राजधर्म भी कहा गया है, कई जगह पे राजनीति को राजधर्म कहा गया है। ठीक है, यानी राजा का धर्म। और धर्म ने शासक तथा जनता दोनों के आचरण को कंट्रोल किया है। धर्म कहीं ना कहीं शासक को भी नैतिक होना सिखाता है, तो जनता को भी नैतिक बनाता है। ठीक है, समाज में न्याय, शांति और संतुलन स्थापित करता है धर्म। तो ये दर्शाता है कि केवल जो धार्मिक अवधारणा नहीं है धर्म, केवल पूजा पाठ और जैसा हम सोचते हैं वो धर्म नहीं है, बल्कि ये राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक व्यवस्था का भी मेन स्तंभ माना जाता है धर्म को। ठीक है, तो धर्म का जो यहाँ पे व्याख्या है वो बहुत गहराई से आपको करना है पेपर में। अगला पॉइंट है धर्म का दार्शनिक और लौकिक आयाम। धर्म केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि सभी वस्तुओं और सभी जीवों की मूल प्रकृति को भी व्यक्त करता है। जैसे हिरण का धर्म क्या है, शाकाहारी होना। ठीक है, अब यहाँ पे धर्म का मतलब कर्तव्य से है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। हिरण का कर्तव्य है शाकाहारी होना। अग्नि का धर्म यानी अग्नि का कर्तव्य क्या है, जलाना, प्रकाश देना, हीट यानी गर्मी देना। ठीक है, इस प्रकार धर्म का अर्थ है प्रत्येक वस्तु की आवश्यक और स्वाभाविक प्रकृति, यानी धर्म जो है वो प्रकृति को भी दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन चरण कर्तव्य के रूप में धर्म जो है वो भारतीय परंपरा में। तो देखिए, भारतीय परंपरा में अगर हम धर्म देखते हैं तो उसमें वर्ण, आश्रम, व्यवसाय, संबंध, जीवन चक्र, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आश्रम व्यवस्था भी मैंने आपको यूनिट में डिटेल में बताई है, अगर आपने यूनिट नहीं देखी तो उसको जरूर देख लो। ठीक है, तो इन सभी के अनुरूप कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, धर्म जो है इन सब चीजों के अकॉर्डिंग कर्तव्य को निर्धारित करता है। इस प्रकार जो धर्म है वो व्यवहारिक जीवन को दिशा प्रदान करता है, यानी जो हमारा जो जीवन है उसको एक दिशा मिलती है। आपको पता है कि हमारे जीवन में हमको क्या करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने छोटों के साथ भी दयावान रहना चाहिए, हमें जो कमजोर लोग हैं उनके प्रति दयावान रहना चाहिए। ये सारी बातें जो होती है वो धर्म में बताती है, यानी हमारा कर्तव्य है। तो धर्म जो है हमारा व्यवहारिक जीवन, जो हमारी रियल लाइफ होती है, उसको दिशा प्रदान करता है और व्यक्ति को ये समझने में सहायता करता है कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, यानी क्या काम सही है और क्या काम करना गलत है। उचित और अनुचित के बारे में हमको कौन बताता है, धर्म बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी महत्वपूर्ण है धर्म। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लास्ट में निष्कर्ष बता देना है कि प्राचीन भारतीय परंपरा में धर्म जो है वो केवल धार्मिक विश्वास नहीं था, बल्कि इसमें नैतिकता भी है, इसमें कर्तव्य भी है, इसमें सामाजिक व्यवस्था भी है, इसमें राजनीतिक आदर्श भी है, इसमें पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व का निर्माण भी है, ब्रह्मांडीय संतुलन भी है, यानी सभी को समन्वित करके चलता है धर्म। धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों को कहीं ना कहीं संयोजित करती है। ठीक है, इस प्रकार धर्म जो है भारतीय जीवन का केंद्रीय तत्व है। इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार भी यही भारतीय संस्कृति को विशिष्ट बनाता है और सार्वभौमिक बनाता है। आप देखोगे दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है जैसा भारत में होता है। हमारा हमारा जो धर्म है वो कहीं ना कहीं हमको वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। क्या विश्व में कोई दूसरी विचारधारा में ऐसा माना जाता है? नहीं, वहां तो एक दूसरे को मारने काटने को तैयार रहते हैं। ठीक है, हमारा लेकिन धर्म जो है वो हमको ये चीजें बताता है, यानी हमारा कर्तव्य हमें इस तरीके की बातें बताता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, ये आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ।
क्वेश्चन आया है कि भारत में शासन कला के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए और कौटिल्य का शासन कौशल के सिद्धांत पे आपको चर्चा करनी है, ठीक है। और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शासन कला, क्वेश्चन सेम है, भारत की शासन कला यानी ये प्राचीन भारत की शासन कला है, ठीक है। यानी प्राचीन भारतीय शासन कला के जो सिद्धांत है वो बताने और उसका व्यवहार का आपको विश्लेषण करना है। बस उसमें कौटिल्य के अकॉर्डिंग भी आपसे एक टॉपिक जोड़ दिया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग बताओ, और बाकी यहाँ पे साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे भी आए आप आराम से कर देना उसको। तो चलिए समझते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में शासन कला धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक तत्वों का अनोखा समन्वय थी। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भारतीय राज्य चिंतन जो है वो केवल शक्ति संचय या प्रशासनिक दक्षता पे आधारित नहीं है, यानी केवल शक्ति इकट्ठा करना और राजा का ताकतवर होना, निरंकुश होना या बेहतरीन प्रशासन की व्यवस्था पे आधारित नहीं है केवल, बल्कि ये धर्म पे आधारित है, ये नैतिकता पे आधारित है। यानी राजा को ऐसा होना चाहिए, प्रजा को ऐसा होना चाहिए, नैतिकता की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है, यानी कि राजा को प्रजा की भलाई के लिए काम करना चाहिए, उनके हितों की रक्षा करना चाहिए, यानी ये जनता के कल्याण की भी बात करता है। और राजनीतिक संगठन तो है ही ये, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सभी के इन सब चीजों के समाहित रूप से हमारे यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है, शासन कला है, वो यहाँ पर विकसित हुई है भारत में, ठीक है। आप चाहे वैदिक साहित्य को पढ़ो या ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ो या महाभारत, रामायण या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ो, इन सभी ग्रंथों में आपको शासन कला के सिद्धांत मिलेंगे, ठीक है। और व्यवहार की विस्तृत समझ आपको मिलेगी, यानी हर जगह पे शासन के बारे में, इन सभी ग्रंथों में शासन के बारे में बताया हुआ है, शासन कला के बारे में बताया हुआ है। पहला पॉइंट है कि शासन कला की प्राचीन धारणा, ठीक है, धर्म आधारित राज्य, इसको समझते हैं। तो शासन कला की जो हमारे यहाँ पे प्राचीन धारणा थी उसमें धर्म आधारित राज्य होता था। राज्य मतलब सरकार या राजा या शासन से होता है। तो प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था का मूल आधार जो था वो धर्म था, जिसमें धर्म के अकॉर्डिंग सामाजिक व्यवस्था बनाई रखनी होती थी। नैतिक आचरण को सुनिश्चित किया जाता था कि कैसे लोगों को आचरण करना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण, ठीक है, इसका संरक्षक माना जाता था। तो प्राचीन समय में जो धर्म था वो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में, नैतिक आचरण और व्यक्तित्व के विकास और सामूहिक कल्याण के संरक्षण के रूप में धर्म को माना जाता था। राजा जो होता था वो धर्मपति का कहलाता था, इसको धर्मपति कहा जाता था राजा को, जिसका प्राथमिक कर्तव्य यानी राजा का सबसे पहला कर्तव्य होता था धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा करना मतलब, ठीक है, समाज में व्यवस्था बनाए रखना, लोगों के आचरण को सुधारना, ठीक है, समाज में हिंसा को रोकना, ये सारी चीजें धर्म की रक्षा में आ जाएंगी। और नैतिकता की स्थापना करना ताकि एक नैतिक समाज बने, एक अच्छा समाज बने। शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण करना, शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करना, ठीक है, उसको बचाए रखना। और समाज के बौद्धिक भौतिक विकास को प्रोत्साहन देना, ठीक है, ताकि लोगों का बौद्धिक विकास हो सके और समाज एक बेहतरीन दिशा में जा सके। ये सारा कर्तव्य जो होता था राजा का होता था, ठीक है, इसीलिए उसको धर्मपति का नाम दिया गया, उनको धर्मपति कहा जाता था, ठीक है। राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा करना नहीं है कि अपनी जनता को केवल सुरक्षा कर दी, बल्कि समाज को सक्षम बनाना भी राज्य का कर्तव्य था कि लोग जो हैं, जो हमारे युवा जो हैं, जो अडल्ट हैं, वो सही दिशा में जाएं, योग्य बने, ठीक है, देश का विकास करें, खुद का विकास करें। ये सारा इसका उद्देश्य होता था, केवल सुरक्षा करना नहीं था राज्य का उद्देश्य। सेकेंड पॉइंट है राजशाही और शासन कला का विकास। आपने वैदिक काल में देखा होगा कि वैदिक काल में जो है वो जनजातीय राजशाही थी, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे जाके राज्य की ओर, यानी पहले एक जनजातीय राजशाही होती थी, यानी मान लो जनजाति है, उसने अपना एक राजा बना लिया, वही शासन चला रहा है, वो आपस में ऐसा था। लेकिन बाद में राज्य यानी एक बेहतरीन व्यवस्था जिसमें विभाग हो, विभाग जो है वो काम करें, जो पूरा एक सरकार वाला सिस्टम है ना, वो बाद में, यानी इस व्यवस्था से बाद में राज्य की ओर आया। फिर सभा और समिति जैसी जो संस्थाएं थी ये आने लगी और ये राजा को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने लगी। और वैदिक काल के अंत में केंद्रीकृत राज्य सत्ता का उदय होने लगा, ठीक है। जब वैदिक काल खत्म होने वाला था उत्तर वैदिक काल में, फिर केंद्रीकृत राज्य सत्ता हो गई, यानी एक राजा है, उसका पूरा का पूरा नियंत्रण है सब जगह, ठीक है। पहले राजा का पद जो था वो वंशानुगत नहीं होता था, उसको इलेक्ट किया जाता था, उसको चुना जाता था। लेकिन बाद में क्या होने लगा, राजा का पद वंशानुगत होने लगा, ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर राजा की पूरा केंद्रीकृत राज सत्ता हो रही थी, यानी राजा होता था, राजा के पास एक मंत्री परिषद होता था, पुरोहित और ग्राम प्रधान जैसी संस्थाएं विकसित की गई और ये मिलकर क्या करते थे शासन चलाने का काम करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है बाद के वैदिक ब्राह्मण काल में
राजशाही जो थी और ज्यादा मजबूत हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण ये जो ग्रंथ है इसने राजनीतिक संरचनाओं के बारे में डिटेल में बता रखा है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे संघीय राजशाही थी, यानी एक राजा होगा वो पूरे संघ पूरे क्षेत्र को देखेगा, ठीक है। कुरु पांचाल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मजबूत राजतंत्र था, बेहतरीन राजा का शासन था, ठीक है। उत्तर में जाओगे तो राजा रहित संप्रभु इकाइयां यानी ऐसी इकाइयां भी थी जो स्वतंत्र थी, वहां पे राजा वगैरह नहीं होता था, ठीक है, उत्तर में। पश्चिम में जाओगे तो आपको स्वराज्य यानी लोगों को खुद ही मिलके शासन चलाते थे, अपने द्वारा ही शासन चलाते, तो ये भी आपको पश्चिम में दिखेगा। दक्षिण में जाओगे तो गैर वंशानुगत नेतृत्व दिखेगा, यानी जो वहां पे लीडर है, जो शासक है, वहां पे वंशानुगत नहीं है, यानी शासक के बाद दूसरा भी व्यक्ति शासक बन सकता है, इस तरीके की व्यवस्था थी। तो पूरे भारत में अगर हम देखें, पूरे क्षेत्र में अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी। इसके बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से, ठीक है। फिर राज्य की उत्पत्ति और राजसत्ता का स्वरूप, इसको समझते हैं। तो दिव्य मूल सिद्धांत जो कि मनु का है, ये कहते हैं कि राजा जो है ना, राजा को देवताओं के द्वारा स्थापित किया बताया है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा है कि राजा जो है उसको देवता लेकर आते हैं, देवता ने राजा बनाया है। क्यों बनाया? ताकि वो समाज का पालक यानी समाज का पालन पोषण करे, धर्म का संरक्षक यानी धर्म की रक्षा करे, और प्रजा का माता पिता माना जाए, यानी राजा अपनी प्रजा के लिए काम करेगा, ठीक है। प्रजा जो है अपने माता पिता की तरह मानेगी राजा को, और राजा के लिए अपनी प्रजा अपने पुत्र के समान होगी, ठीक है, अपने बच्चों की तरह वो उसको रखेगा। तो ये दिव्य मूल सिद्धांत जो कि मनु ने दिया है। फिर इसके बाद कौटिल्य का सिद्धांत देखते हैं। ये सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है जिसके बारे में कौटिल्य बताते हैं। ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो मत्स्य न्याय अर्थात शक्तिशाली द्वारा कमजोर के शोषण को समाप्त करने के लिए हुई है, ठीक है। तो आपको पता है कि मत्स्य न्याय में क्या बताया गया था? इसमें ये बताया गया था कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। इसका मतलब क्या था? कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। अब जब ताकतवर कमजोर लोगों का शोषण करते हैं तो ये व्यवस्था जो होती है बहुत बुरी हो जाती है। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, यानी कि जब एक ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का शोषण करेगा तो उसे कहा जाएगा अन्याय। और इस अन्याय को खत्म करने के लिए क्या हुआ? राजा को चुना गया। और किसने चुना? जनता ने चुना, ठीक है। अब जनता ने मनु को राजा चुन लिया, ऐसा कौन कह रहे हैं? कौटिल्य बता रहे हैं। राजा को अब राजा बना लिया तो राजा को क्या करना है? प्रजा की सुरक्षा करनी है। अब जो ताकतवर लोग कमजोर लोगों को परेशान करते थे या उनका शोषण करते थे, अब राजा आ गया। अब राजा क्या करेगा? ऐसे ताकतवर लोगों को कंट्रोल करेगा, ठीक है, ताकि वो किसी का शोषण ना करे। और कल्याण के लिए टैक्स भी लेगा, भाई टैक्स भी लेगा, उससे पैसा मिलेगा तो वो अपनी सड़कें बनवाएगा, जो भी जिस चीज की आवश्यकता है वो वहां पे वो बनवाएगा वो चीज। तो ये कौटिल्य ने माना है कि ये सामाजिक अनुबंध यानी आपसी समझ से राज्य बनाया गया है। राजा केवल शासक नहीं है बल्कि राज्य का प्रतिरूप है, और उसकी जो शक्ति है, उसकी जो नैतिकता और जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उन सभी का केंद्र राजा है। केंद्र यानी राजा ही क्या करेगा? सभी जिम्मेदारियों को निभाएगा। राजा ही क्या करेगा? सारी व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। फिर सप्तांग सिद्धांत यानी शासन कला की संस्थागत रूपरेखा को देखते हैं। मनु हो गए, कौटिल्य हो गए, या ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। इसमें राज्य को 7 अंगों यानी सप्तांग का संगठन बना बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? एक सबसे पहला होता है राजा, जो स्वामी होता है, जो सबसे ऊपर होता है। फिर उसके मंत्री होते हैं जो उसके कार्य में उसकी सहायता करते हैं। जनपद यानी भूमि होती है जहां पे उसका शासन होता है, ठीक है, जहां पे पूरी जनसंख्या रहती है, प्रजा रहती है, जिसपे राजा को शासन करना होता है। फिर उनके दुर्ग होते हैं यानी उनके किले होते हैं। किले क्या करते हैं? जो उनका क्षेत्र होता है उसकी रक्षा करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर कोष यानी धन, धन यानी टैक्स फंड, जो भी आप समझ लो, ये होता है। दंड, फिर दंड भी देना होता है, आपने पढ़ा उसमें यूनिट में, मैंने आपको बताया होगा। दंड देने के लिए सेना होती है, बल का प्रयोग किया जाता है, न्यायपालिका वगैरह होती है, ठीक है। फिर मित्र यानी जो सहयोगी राज्य होते हैं वो मित्र। ये 7 चीजों से मिलकर क्या होता है? कोई शासन बनता है, ठीक है। तो शासन कला की जो रूपरेखा है वो सप्तांग पे आधारित है। तो कौटिल्य ने इन सभी तत्वों को राज्य के सुचारू संचालन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना है। यानी कि कौटिल्य कहते हैं कि ये सातों चीजें महत्वपूर्ण है, ये सातों चीजें होंगी, यानी ये सभी जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ये सब कुछ अगर होगा तो राज्य अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। यानी सातों जरूरी है। अगर मैं बोल दूं कि बिना मंत्री के काम चला लो तो काम नहीं चलेगा। मैं कह दूं बिना जनपद बिना क्षेत्र के काम चला लो, नहीं चलेगा, ठीक है। हर चीज जरूरी है। ऐसा कौन मानते हैं? कौटिल्य मानते हैं। तो ये सिद्धांत जो है प्राचीन भारत की प्रशासनिक वैज्ञानिकता को
प्रमाणित करता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था अंग्रेजों ने औपनिवेशिक वैश्विक शासन ने कहा था कि भारत में ऐसा कुछ नहीं था, भारत में कोई राजा नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई शासन नहीं थी, कोई रूल्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ था। बिल्कुल आपको पता लगता है, हमारे ग्रंथों से पता लगता है कि बेहतरीन शासन व्यवस्था यहाँ पे होती थी। नेक्स्ट है कौटिल्य की शासन कला, व्यवहारिक कल्याणकारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो लोक कल्याण सर्वोपरि, ठीक है, यानी कौटिल्य के शासन कला को अगर आप देखोगे तो वो व्यवहारिक है, ठीक है, वो जनता के कल्याण के लिए है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ठीक है, यानी लोक कल्याण सर्वोपरि। कहने का मतलब है कि शासन में जनता का कल्याण, जनता का हित जो होता है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, कौटिल्य कहते हैं कि प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है, अगर प्रजा खुश है तो राजा खुश है। ठीक है, प्रजा दुखी है तो राजा अगर खुश है तो ये अच्छा शासन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर प्रजा खुश है तभी राजा खुश माना जाएगा। ठीक है, तो राजा का लक्ष्य क्या होता है? राजा का लक्ष्य होता है कि अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास करे, ठीक है, अपने क्षेत्र में न्याय व्यवस्था बनाए, सभी लोगों को न्याय मिल सके, सुरक्षा कर सके, लोगों की सुरक्षा हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी जनता की स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, जो मेडिसिन वगैरह, जो भी दवाई जड़ी बूटी जो भी उपलब्ध थी उस समय में, वो प्रोवाइड करे, सामाजिक नैतिकता को बढ़ावा दे। ठीक है, तो ये जो है लोक कल्याण के महत्वपूर्ण नियम है। इसके साथ साथ कौटिल्य कहते हैं कि कड़े प्रशासनिक नियम भी होने चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी नगर योजना चाहिए, अच्छी स्वच्छता चाहिए, खाद्य पदार्थों की शुद्धता चाहिए ताकि खाने पीने की चीजों में मिलावट ना हो, समाज में अपराध ना हो, ठीक है, और व्यापार और उद्योग पे कंट्रोल किया जाए, तो इसको ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए कहीं ना कहीं कठोर नियम भी चाहिए। क्योंकि अगर कठोर नियम नहीं होंगे तो नगर योजना अच्छे से नहीं चलेगी, ठीक है, साफ सफाई नहीं हो पाएगी, खाने पीने की चीजों में लोग मिलावट करने लगेंगे, अपराध बढ़ जाएगा, ठीक है, व्यापार उद्योग अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इन सबको सही से चलाने के लिए क्या चाहिए? कड़े प्रशासनिक नियम यानी स्ट्रिक्ट रूल चाहिए जो अच्छे तरीके से प्रशासन को चला सके। इसके अलावा आर्थिक नीति, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी राज्य आवश्यक उद्योगों को कंट्रोल करता है, ठीक है, निजी व्यापार को भी प्रोत्साहित करता है, यानी लोग जैसे आप पूंजीवाद में देखोगे निजी व्यापार होता है तो इसको भी माना जाता है कि ये भी ठीक है, और जो मेन उद्योग है उसको राज्य कंट्रोल करेगा। बाजारों का विनिमयन राज्य के द्वारा होगा, ठीक है, बाजार को कंट्रोल भी राज्य करेगा यानी शासन करेगा। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कौटिल्य। फिर समाज कल्याण, यानी राज्य जो है, सरकार जो है, राजा जो है, वो वृद्ध लोगों को, अनाथों को, गर्भवती महिलाओं को और जो जरूरतमंद लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी सहायता के लिए कौन जिम्मेदार होगा? राज्य जिम्मेदार होगा, शासन जिम्मेदार होगा, राजा जिम्मेदार होगा, राजा का प्रशासन जिम्मेदार होगा। ठीक है, प्राचीन शासन कला का व्यवहारिक पक्ष, आपको साहित्यों में, शिलालेखों में, अर्थशास्त्र पर कुछ सबूत मिलते हैं, ठीक है, जो प्रमाणित करते हैं कि प्रशासन में विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद जो सलाह देती थी, कोई भी डिसीजन लेना होगा उसको देखती थी, तो वह एक्सपर्ट लोगों की मंत्री परिषद होती थी। कानून और न्याय प्रणाली को जो विकसित करती थी, ठीक है, कर व्यवस्था बेहतरीन थी, और सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो विस्तृत और अनुशासन थी। कर व्यवस्था यानी जनता से टैक्स लिया जाता था, उससे विकास का काम किया जाता था, जनता की सुरक्षा की जाती थी, उसको डिसिप्लिन में रखा जाता था। और राज्य जनता के सामाजिक धार्मिक जीवन पर सतर्क दृष्टि रखता था कि जनता कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही, और ये दृष्टि रखना जरूरी भी है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर जनता को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जो लोग होते हैं वो असुरी प्रवृत्ति के भी होते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में राज्य उन पर नजर भी रखता था कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा है। ये वास्तविक व्यवहार जो है आधुनिक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं से मेल खाता है। एक क्वेश्चन आपका सभा और समिति के ऊपर आता है, ठीक है, सभा और समिति के स्वरूप पे चर्चा करो, या सभा और समिति के क्या कार्य थे इसको बताओ, ठीक है, उनके संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, या फिर ये क्वेश्चन ना कर सीधा सीधा पूछ लें कि प्राचीन भारत में जो शासन कला होती थी उसमें राजा तो महत्वपूर्ण था, ये हमने पढ़ा है, लेकिन सभा और समिति का क्या योगदान होता था, सभा और समिति किस प्रकार से कार्य करती थी, इसके बारे में बताइए। तो क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आए आप आराम से कर दोगे, सिंपल एकदम क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सभा और समिति हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी वीडियो में स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हमने सभा समिति के बारे में पढ़ा था। तो देखिए सभा समिति का स्वरूप, उसका कार्य और उसके संबंधों को हम यहाँ पे उसका मूल्यांकन करने वाले हैं। तो वैदिक कालीन जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें सभा और समिति जो थी दो प्रमुख स्तंभ होती थी, क्योंकि राजा प्रमुख होता था, ठीक है, राजा
पावरफुल होता था, राजा शासन चलाता था, लेकिन राजा को कंट्रोल करने का काम कौन करती थी? एक तरफ सभा काम करती थी तो दूसरी तरफ समिति काम करती थी। ठीक है, ये राजा को कंट्रोल करती थी, राजा को तानाशाही और निरंकुश होने से बचाती थी। तो ये जो दोनों संस्थाएं हैं, ये राजा की सत्ता को कंट्रोल करती थी, यानी राजा को कंट्रोल में रखती थी और प्रशासन में सहयोग देती थी, तथा सामूहिक जो निर्णय होते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उस प्रक्रिया को मजबूत बनाने में ये सभा और समिति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था। ठीक है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, या फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके उसमें भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। तो वैदिक राजा जो था वो पूर्ण निरंकुश नहीं था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वैदिक काल में जो राजा था बेशक से पावरफुल था, पर पूरी तरीके से सत्ता उसके हाथ में नहीं होती थी, वो जो चाहे वो नहीं कर सकता था, सभा और समिति उसको कंट्रोल करती थी। ठीक है, तो आप कहोगे पूर्ण निरंकुश नहीं था, बल्कि उसे सभा और समिति जैसी संस्थाओं के साथ शासन करना पड़ता था। सभा और समिति के खिलाफ जाके राजा जो है शासन नहीं चला सकता था। सभा का स्वरूप, सभा जो है वो कैसी होती थी इसको देखते हैं। तो सभा एक सीमित और विशिष्ट परिषद थी। ऐसा माना जाता है कि जो सभा है उसमें वृद्ध व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति, ब्राह्मण। अब यहाँ पे कुलीन से कौन है? कुलीन से मेरा अर्थ है अमीर लोगों से, जो पैसे वाले लोग हों। ठीक है, ताकतवर लोगों से, जो उस समय में ताकतवर लोग रहे हों, ऐसे लोग जिनका वर्चस्व रहा हो। ठीक है, ऐसे लोग जिनका प्रभाव रहा हो, ऐसे लोग जो है वो कुलीन वर्ग में आ जाएंगे, ब्राह्मण आ जाएंगे। अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति जो है ये सब सभा में सम्मिलित होते थे। ठीक है, तो सभा क्या है? मान लीजिए सभा एक बंद कमरा है और बंद कमरे में कुछ लोगों का एक ग्रुप है जिसको हमने नाम दे दिया सभा। और उस सभा में कौन कौन लोग हैं? उसमें वृद्ध लोग हैं, उसमें एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उसमें कुलीन लोग हैं, उसमें ब्राह्मण लोग हैं, अमीर लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, ये सभी लोग हैं। और ये मिल के डिसीजन ले रहे हैं कि भाई राजा को ऐसे करना चाहिए, ये राजा को सलाह दे रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, तो ये चीज है। फिर लुडविग और जिमर, ये जो कुछ विद्वान हैं, इन्होंने सभा जो है, इन्होंने कहा है कि सभा जो है विशिष्ट वर्ग की संस्था थी। इन्होंने सभा को विशेष वर्ग की संस्था माना है और इसका स्वरूप जो है वो परामर्शदातात्मक माना है। ठीक है, यानी परामर्श देने का काम, एडवाइस देने का काम किसका होता था? सभा का होता था। ठीक है, ऐसा माना इन्होंने। सभा के काम क्या होते थे? तो सभा का जो मेन काम होता था वो होता था कि राजा को शासन और प्रशासन से रिलेटेड विषय पर परामर्श देना, यानी राजा को सलाह देने का काम जो होता था वो सभा का होता था। ठीक है, न्यायिक कार्य करना और विवादों का निपटारा करना, यानी जो न्याय से रिलेटेड काम होते हैं वो सभा करती है। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा विवाद मुकदमा हो जाए तो उसको निपटाने का काम भी करेगी। धार्मिक और नैतिक और सामाजिक विषयों पे चर्चा करने का जो काम होता था वो सभा में होता था, उस पर चर्चा होती थी। और राजा की नीतियों पर नियंत्रण रखना है, राजा जो पॉलिसी बनाता है, राजा जो नीति लेके आता है उसको कंट्रोल करना सभा का काम होता था। ठीक है, इस प्रकार सभा जो है राजा की शक्ति पर नैतिक और संस्थागत नियंत्रण स्थापित करती थी। तो सभा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं, सभा हमने समझ लिया, अब हम बात करेंगे समिति। समिति जो है वो दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है, इसको समझते हैं। समिति जो है सभा की तुलना में ज्यादा विस्तृत थी, इसमें संख्या ज्यादा थी लोगों की। इसमें क्या होता था, जो जनसाधारण है, यानी जो साधारण जनता है, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई एक लोकतांत्रिक संस्था है ये। बहुत सारे लोग होते थे किसी क्षेत्र में, जैसे मान लो वैदिक शासन है, यहाँ पे वैदिक शासन चल रहा है, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो लाखों लोग हैं, तो लाखों लोग जो हैं उन लाखों में से ज्यादातर लोग जो होंगे वो इसके मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें स्वतंत्र पुरुष सदस्य भाग लेते थे और इसे जनता की सामूहिक सभा, यानी इसे जनता की सामूहिक सभा माना जाता था, सभी लोग इसमें शामिल हो सकते थे। ठीक है, समिति को वैदिक काल, अब सभी लोग से ये मत सोचना कि 2 साल का बच्चा पैदा हुआ है या कोई मान लो 6 महीने का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो भी उसका मेंबर हो जाएगा, वो तो बच्चे है ना। तो सभा मतलब अडल्ट अडल्ट लोगों को ही मानना है आपको। ठीक है, समिति को वैदिक काल की संप्रभु विधायिका कहा गया है, यानी समिति जो होती थी वो वैदिक काल में विधायिका का काम करती थी और राजा की वैधता सुनिश्चित करती थी, कोई राजा सही है या गलत है ये डिसाइड करती थी। ठीक है, समिति का स्वरूप जो है वो ज्यादा खुला था, इसमें आम लोगों की भागीदारी होती थी, आम लोग इसमें शामिल हो जाते थे। ठीक है, ये जनमत की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम थी। जनता के बारे में आपको यहाँ से जनता की अभिव्यक्ति के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल रही है। ठीक है, फिर समिति का काम क्या होता था? जैसे हमने सभा के काम को पढ़ा, ऐसे हम समिति के काम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो समिति के काम है वो ज्यादातर जो होते थे वो राजनीतिक निर्णय से रिलेटेड होते थे। ठीक है, और राजा का निर्वाचन कैसे करना है, उनका अनुमोदन कैसे करना है। ठीक है, और राजा की सत्ता को वैधता प्रदान करना है। मान लो कोई राजा है,
वो गलत काम करने लगा, गलत दिशा में चला गया, तो उसको उसके शासन को अवैध घोषित करने की पावर जो होगी वो इसी की समिति के पास होगी। ठीक है, तो ये कहेंगे कि राजा गलत कर रहा है, उसको कंट्रोल करेंगे, तो ये सारा काम जो है समिति के पास है। युद्ध और शांति से रिलेटेड जो डिसीजन होंगे या सामूहिक सहमति से जो महत्वपूर्ण राजनीतिक डिसीजन होंगे वो इनके द्वारा लिया जाएगा। जनहित यानी जनता के हित के जो विषय हैं उस पर चर्चा की जाएगी, जैसे टैक्स से रिलेटेड बातें, सुरक्षा से रिलेटेड बातें, सामुदायिक हितों से जुड़े जो मुद्दे होंगे वो यहाँ पे चर्चा की जाएगी। राजा की जो नीति है, ठीक है, राजा की नीति पर प्रतिक्रिया यानी समर्थन या विरोध के माध्यम से जनता को व्यक्त करना है। इस प्रकार आप समिति वैदिक काल में लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि समिति जो थी वैदिक काल में लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक रही है। ठीक है, और सभा और समिति के संबंध में आलोचनात्मक मूल्यांकन भी आपको करना था। तो सभा और समिति जो है एक दूसरे की पूरक संस्थाएं हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा कर रही हैं। सभा में जहां बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, अभिजात वर्ग हैं, पर इनका प्रतिनिधित्व है, तो वहीं समिति में सामान्य जनता की सहभागिता है। ठीक है, दोनों समाज के लिए जरूरी है। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। ये लाइन आप जरूर पेपर में लिखना, जरूर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे इनके पारस्परिक संबंध और इसके महत्व को पता चलता है। यानी अथर्ववेद में सभा और समिति को इतना इंपॉर्टेंट माना गया है कि उसको प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, आलोचनात्मक दृष्टि यानी आलोचनात्मक नजरिए से अगर देखा जाए तो प्रारंभिक वैदिक काल में इन दोनों संस्थाओं की भूमिका जो थी वो बहुत प्रभावशाली थी। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे आया, वैदिक काल समाप्त होने लगा, उस समय में राजतंत्र के सशक्त होने के साथ साथ समिति, ठीक है, समिति का महत्व कम होने लगा और सभा भी कहीं ना कहीं एक परिषद तक ही सीमित रह गई। यानी कि वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में सभा और समिति और शासक इसका बहुत महत्व था। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, राजा जो था वो ताकतवर हो गया बहुत ज्यादा। अब जो यहाँ पे समिति है ये कमजोर होने लगी। ठीक है, इसका महत्व कम होने लगा और समिति जो है वो कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित हो गई। यानी कि राजा के आसपास जो उसके 4 5 10 12 मंत्री होते थे, बस ये यहीं तक सीमित हो गई। ठीक है, राजा पावरफुल हो गया, ऐसा हो गया। फिर धीरे धीरे जन सहभागिता जो थी वो कमजोर होने लगी थी, क्योंकि अब जो है समिति का वो महत्व रह नहीं गया था। तो ये था निष्कर्ष में, आप बता सकते हो कि सभा और समिति जो है वैदिक राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला थी। सभा का स्वरूप जो है, ठीक है, वो सीमित परामर्श के हिसाब से विशिष्ट था, जबकि समिति जो होती थी वो व्यापक थी, जिसमें जनता, ठीक है, जन आधारित थी और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाती थी। दोनों संस्थाओं का उद्देश्य जो था वो यही था कि राजा जो है वो निरंकुश ना बन जाए, राजा जो है सत्तावादी ना हो जाए। ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करती थी दोनों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आगे के क्वेश्चन में आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि धर्म और धम्म, इसके बीच में समानता और अंतर बताना। देखिए कई बार क्या होता है कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है वो धर्म और धम्म सोचते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, उनको इसके बीच में डिफरेंस नहीं पता होता, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस भी है और कुछ समानता भी है, और यही आपसे पेपर में पूछी हुई है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए धर्म और धम्म, ये इनमें कुछ समानताएं भी और कुछ भिन्नताएं भी है। तो पहले हम धर्म और धम्म को समझ लेते हैं, फिर बाद में हम इसकी समानताओं को समझेंगे और इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको समझेंगे। तो भारतीय जो दार्शनिक परंपरा है इसमें धर्म और धम्म जो है दो अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है, ये यानी कि धर्म और धम्म जो है हमारे भारतीय दार्शनिक परंपरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखने में ये जो शब्द हैं एक जैसे लगते हैं, समान प्रतीत होते हैं, लगता है कि भाई एक जैसा है, लेकिन इनके बीच में अगर हम देखें तो इनके अर्थ में, इनके प्रयोग में और इनके दार्शनिक संदर्भ जो फिलोसफिकल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं इसमें भी काफी ज्यादा क्या है डिफरेंस है। कुछ समानताएं होने के साथ साथ कई मूलभूत भिन्नताएं भी इसमें पाई जाती है, यानी कि इसमें कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं तो कुछ डिफरेंसेस यानी कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ में जाते हैं। तो धर्म जो है ना ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संस्कृत भाषा से आया है, और धर्म जो संस्कृत की ध्री धातु से निकला है जिसका मतलब होता है धारण करना। ये सब हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम धम्म शब्द की बात करें तो ये संस्कृत का नहीं है, ये पाली यानी संस्कृत भाषा का ही पाली जो रूप था उसमें से निकला है। जैसे कि देखो धम्म जो है ये पाली है, ठीक है, पाली शब्द है,
और जो संस्कृत में जो धर्म था वो ध्री धातु से निकला है, तो ये संस्कृत का शब्द है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और पाली जो है ये कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित है। तो बौद्ध के समय में अशोक के द्वारा धम्म की नीति लाई गई थी, ठीक है। तो ये आपको धम्म और धर्म दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है। तो धर्म का अर्थ क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो धर्म जो शब्द है संस्कृत का जो ध्री धातु है इससे बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, धारण करना, यानी किसी चीज को धारण करना या फिर संभालना। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो समाज, व्यक्ति और विश्व को धारण करता है। यानी कि धर्म क्या है, धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो समाज, व्यक्ति और विश्व को धारण करता है। हिंदू दर्शन में धर्म का अर्थ बहुत व्यापक होता है। इसमें आप देखोगे तो इसमें नैतिकता दिखेगी आपको, इसमें कर्तव्य भी दिखेगा, ठीक है। हमने धर्म के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है इसी वीडियो में। तो हमने धर्म को नैतिकता से जोड़ के देखा था, कर्तव्य से जोड़ के देखा था, समाज के नियमों से जोड़ के देखा था, धार्मिक अनुष्ठान भी हो जाएंगे इसमें, आचार विचार, ठीक है, आध्यात्मिक आदर्श, सभी चीजें धर्म में शामिल होती है। तो धर्म का जो अर्थ है बहुत ज्यादा व्यापक है। और धर्म को हम प्राचीन भारत में अगर हम धर्म को देखें तो इसको हम कर्तव्य से जोड़ के देखते थे, ठीक है। मनुस्मृति और महाभारत और वेदों में धर्म को जीवन के चार पुरुषार्थ, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब आ जाता है, इसमें सबसे ऊपर स्थान मिला हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो चार पुरुषार्थ है इसमें धर्म को सबसे, यानी कर्तव्य को सबसे ऊपर माना गया है, ठीक है। यहाँ धर्म व्यक्ति के वर्ण, आश्रम और सामाजिक भूमिका के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि कर्तव्य जो होता है, अब देखो यहाँ पे समझना है आपको, मैंने आपको यूनिट में भी बताया था कि धर्म का मतलब रिलीजन, अंग्रेजी वाला जो रिलीजन है वो नहीं है। धर्म जो है वो कर्तव्य है, और ये व्यक्ति के वर्ण के आधार पे अलग हो जाता है। जैसे देखो वर्ण जो व्यवस्था थी हमारे यहाँ पे, ब्राह्मण का अलग कर्तव्य था, क्षत्रिय का अलग कर्तव्य था, वैश्य का अलग कर्तव्य था, शूद्र का कर्तव्य अलग होता था। यानी वर्ण के हिसाब से बदल जाता है, आश्रम के हिसाब से बदल जाता है। जब मैंने आपको चार आश्रम व्यवस्था बताई थी जिसमें हमारे जीवन को चार हिस्सों में बांट दिया जाता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। आप यूनिट देखिए। तो आश्रम में भी जो कर्तव्य है वो इंसान का बदल जाता है। यानी जब वो पहले आश्रम में होता है, जब यानी कि 25 वर्ष से कम आयु तक, तब उसको शिक्षा ग्रहण करनी होती है, ठीक है, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, यानी वहां पे उसका कर्तव्य अलग है। फिर 25 साल के बाद, 25 से 50 में जब वो गृहस्थ की अवस्था में आ जाता है, यानी शादी कर लेता है, तो फिर वो एक गृहस्थी वाली जीवन जीता है, तो वहां पे उसका जो कर्तव्य है यानी धर्म है वो बदल जाता है। फिर उसके बाद, ठीक है, अलग जो तीसरे आश्रम में जाता है तो वहां पे उसका कर्तव्य बदल जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो धर्म यानी कर्तव्य है ये वर्ण के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से, सामाजिक भूमिका के अनुसार ये बदलता रहता है। जैसे राज धर्म जो है, गृहस्थ धर्म जो है, स्त्री धर्म जो है, ये सब आपको देखोगे तो हर जगह आपको ये इसका बदला हुआ रूप दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति है, अब वो समाज में रहता है, ठीक है, एक साधारण आदमी है और जैसे मर्जी वैसे रह सकता है, जो मर्जी वो करे। लेकिन अगर वो किसी पोजीशन पे आ जाए, मान लो उसको नेता बना दिया जाए, लेकिन अब जैसे वो पहले बोलता था समाज में कहीं पे भी कुछ भी बोल देता था, लेकिन अब वो नेता बन के सब कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ एक कर्तव्य जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कर्तव्य जो है वो बदलता रहता है, धर्म जो है वो हमारी स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। अब नेता कुछ भी बोलेगा तो बहुत सोच समझ के उसको बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये धर्म हमने समझ लिया। अब बात करेंगे धम। धम का जो अर्थ होता है, धम का जो स्वरूप होता है उसको समझते हैं। तो धम जो है पाली भाषा का शब्द है जो बौद्धिक दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। गौतम बुद्ध ने क्या करा था, धम को किसी ईश्वर, आत्मा या कर्मकांड से नहीं जोड़ा था, क्योंकि जो बुद्ध है, जो बौद्ध है, ये ईश्वर पे विश्वास ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये कहते नहीं है कि संसार को ईश्वर ने बनाया, ये तो कहते हैं संसार जो है वो मानव निर्मित है अपने आप। मतलब कुछ चीजें नेचर से बनी है, लेकिन ज्यादातर जो समाज में नियम है वो सब मानव ने बनाए, ठीक है, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो गौतम बुद्ध ने धम्म को ना तो ईश्वर से जोड़ा, ना आत्मा से जोड़ा, ना कर्मकांड से जोड़ा, बल्कि इसको जीवन का जो सत्य होता है, ठीक है, यथार्थ होता है, उससे जोड़ के देखते हैं। धम्म का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, दुख की उत्पत्ति, दुख के कारण या दुख की जो निवृत्ति है, दुख से मुक्ति के मार्ग को समझना है। यानी कि धम्म का जो मेन काम है वो ये समझना है कि दुख की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, दुख के कारण क्या होते हैं, दुख की निवृत्ति क्या होती है, दुख से मुक्ति मार्ग को कैसे समझा जा सकता है, ये बताया गया है, जिसे चार आर्य सत्यों के रूप में माना जाता है, ठीक है। धर्म जो है वो नैतिक आचरण की बात करता है, मानसिक अनुशासन की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, इन सब चीजों पे ये आधारित होता है। तो इसमें कर्म कांड, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास ये सब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो धर्म जो है वो धर्म से अलग है। अब इनमें कुछ समानता भी है, धर्म और धर्म में कुछ समानताएं भी है। धर्म के बारे में हमने यूनिट में डिटेल में पढ़ा है बहुत ज्यादा, कि अशोक ने धम्म के सिद्धांतों के द्वारा कैसे समाज सुधार
का प्रयास किया, समाज में व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया। ठीक है, देखो धर्म और धम्म दोनों ही मानव जीवन को नैतिक और अनुशासित बनाने पे बल देते हैं। धर्म भी कहता है कि हमको सत्य बोलना चाहिए, हमें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, हमें किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें समन्वय बना के चलना चाहिए। धर्म भी यही कहता है और धम्म भी यही करता है। धम्म में भी यही बातें हैं कि नैतिकता की बात है, अनुशासित रहने की बात है। दोनों का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति को सही आचरण की ओर प्रेरित करना है। यानी धर्म और धम्म दोनों का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति जो है वो सही आचरण करे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, किसी के साथ गलत तरीके से बातचीत ना करे, गाली गलौज ना करे, संयम से रहे। ठीक है, प्यार से बातें करे, विनम्रता से बातें करें, इज्जत और सम्मान के साथ बातें करें। यही चीजें जो व्यक्ति का आचरण होता है, व्यवहार होता है, उसको सुधारने के लिए धम्म भी प्रेरित करता है और धर्म भी प्रेरित करता है। धम्म और धर्म दोनों समाज में सद्भाव स्थापित करना चाहते हैं। अहिंसा, करुणा, सत्य, संयम, नैतिकता दोनों अवधारणाओं के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, आप धर्म में देखोगे तो उसमें भी अहिंसा की बात होगी, करुणा की बात होगी, सत्य, संयम, नैतिकता की बात होगी। धम्म में देखोगे तो उसमें भी यही बातें होंगी कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें कमजोरों के प्रति दयावान होना चाहिए। ठीक है, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। ये सारी बातें दोनों जगह दिखेगी। इसके अलावा दोनों ही आत्म कल्याण के साथ साथ सामाजिक कल्याण की बात करते हैं। नेक्स्ट है धर्म और धम्म में क्या डिफरेंस होता है। तो जहां धर्म एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा होती है, वहीं पे धम्म जो होता है वो अधिक व्यवहारिक अनुभव परक होता है। ठीक है, यानी धर्म जो है, धर्म का अर्थ जो है बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। धर्म में आपने देखा था ना, 9 तत्व पढ़े थे हमने धर्म के बारे में। तो धर्म बहुत ही व्यापक है। धर्म जो है वो थोड़ा व्यवहारिक है। ये आप इसको मान लो कि रियल लाइफ में इसको बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है धर्म का। धर्म में हम ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मकांड, इन सब चीजों को भी शामिल कर लेते हैं, जबकि धम्म जो है वो ईश्वर की अवधारणा नहीं मानता है। ठीक है, वो उसमें ईश्वर की बात नहीं है, उसमें अहिंसा की बातें मिलेगी, सत्य की बातें मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके की। धर्म जो है सामाजिक कर्तव्यों, परंपराओं से जुड़ा हुआ है, समाज के कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, जबकि धम्म जो है वो व्यक्तिगत अनुभव, विवेक और आंतरिक शुद्धि पे आधारित होता है। धर्म है अक्सर जन्म और जाति से जुड़ जाता है धर्म, लेकिन धम्म जो है वो सार्वभौमिक है, सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, उसमें धर्म जाति कुछ नहीं आती। क्योंकि देखो अशोक के काल में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते होंगे। ठीक है, और धर्म जो था वो सबके लिए समान रूप से लागू था, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे आप हिंदू को मानते हो, चाहे आप जैन को मानते हो। ठीक है, चाहे आप किसी और धर्म को मानते हो, सबके लिए समान रूप से धर्म लागू होता था। निष्कर्ष क्या है, लास्ट में आप बता दोगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि धर्म और धम्म दोनों ही मानव जीवन को सही दिशा देने वाली अवधारणाएं हैं, परंतु इनके दृष्टिकोण और आधार जो है वो अलग अलग है। धर्म जो है वो परंपरा और समाज से जुड़ा हुआ है। धम्म जो है तर्क, अनुभव और करुणा पे आधारित होता है। दोनों को समझना भारतीय दर्शन की चिंतन की गहराई को जानने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है न्याय और नीति के बीच में क्या संबंध है। प्राचीन भारतीय शासन कला में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, न्याय और नीति को समझते हैं। तो न्याय और नीति, इसके बीच में संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, और जो कि हमको पूरी यूनिट में, मैं आपको ये यूनिट जो है मैं नहीं करा पाया था, लेकिन मैं पूरी यूनिट कराऊंगा, वहां पे आपको न्याय और नीति के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय और नीति जो है शासन के दो केंद्रीय स्तंभ है। यानी शासन, अच्छा शासन वही माना जाएगा जिस शासन में लोगों के साथ न्याय होगा और अच्छी नीति होगी, ऐसी नीति होगी जो जनता का फायदा पहुंचाएगी, जन कल्याण की नीति होगी, तो अच्छा शासन माना जाएगा। अगर लोगों को न्याय मिल रहा है तो उसको अच्छा शासन माना जाएगा। ठीक है, तो शासन में, खासकर प्राचीन भारतीय शासन में, न्याय और नीति जो है ये दो महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनके बिना तो आप अच्छा शासन मान ही नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जहां पे न्याय ना हो वहां पे अच्छा शासन हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय परंपरा में राज्य को केवल शक्ति या प्रशासनिक संस्था नहीं समझा गया है। ठीक है, राज्य को, जो हमारा राज्य यानी जो सरकार होती है, जो राजा होता है, जो शासन होता है, जो प्रशासन होता है, उसको केवल शक्ति या प्रशासनिक संस्था नहीं माना जाता है, बल्कि इसको नैतिक, सामाजिक और कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। ठीक है, हमने ये पहले ही समझा है कि राजा का कर्तव्य केवल सुरक्षा देना नहीं है जनता को, बल्कि जनता की भलाई के लिए काम करना है, जनता के विकास के लिए काम करना है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की तरह काम करना है, समाज का विकास करना है, समाज में अपराध को कम करना है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है राज्य की जिम्मेदारी। तो प्राचीन भारतीय शासन कला का मूल उद्देश्य जो है केवल शासन करना नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण संतुलित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्याय के कॉन्सेप्ट को, कि न्याय क्या होता है। तो न्याय का मतलब है उचित, निष्पक्ष
धर्म सम्मत व्यवस्था, यानी एक ऐसी आदर्श व्यवस्था जिसमें लोगों के साथ उचित व्यवहार हो, लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, ठीक है, और धर्म सम्मत व्यवहार हो, ठीक है, सभी अपने कर्तव्य का पालन करें। प्राचीन भारत में न्याय को केवल न्यायालय या कानून तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे समाज में संतुलन बनाने और नैतिकता स्थापित करना और धर्म की स्थापना का महत्वपूर्ण साधन माना गया है, ठीक है। न्याय केवल अदालत से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि न्याय जो होती है वो समाज को संतुलित करती है, ठीक है, नैतिकता को बढ़ावा देती है और धर्म की स्थापना, यानी धर्म का मतलब कर्तव्य की स्थापना करती है। न्याय का संबंध जो है सीधे धर्म से है, यानी कि सीधे कर्म से है, कर्तव्य से है, ठीक है, इसको कर्तव्य से जोड़ के देखा गया है। राजा को धर्म का रक्षक और न्याय का मूर्त रूप माना जाता है। भारतीय प्राचीन जो राजनीतिक चिंतन है, इसमें आप राजा को देखोगे तो राजा को धर्म का रक्षक माना गया है, ठीक है, कहा गया है ना कि राजा को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज में अपराधों को कम करना चाहिए, ठीक है, और न्याय का मूर्त रूप देखा गया है। मनुस्मृति और महाभारत में भी कहा गया है कि जो राजा होता है ना, वो राजा जो है वो न्याय नहीं करता, वो राज्य को विनाश की ओर ले जाता है, यानी जो राजा न्याय नहीं करेगा ना, वो राज्य को विनाश कर देगा, यानी कि जिस राज्य में राजा के द्वारा न्याय नहीं होता वो राज्य समाप्त हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार न्याय जो है इसको शासन का नैतिक लक्ष्य माना गया है, मेन लक्ष्य माना गया है, ठीक है। अच्छा शासन का मतलब क्या है? न्याय। अगर न्याय व्यवस्था है तो ही अच्छा शासन हो सकता है, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। अब न्याय का उद्देश्य क्या होता है? न्याय का उद्देश्य होता है कि अन्याय और शोषण को खत्म करना, ठीक है, दुर्बल जो लोग हैं उनकी रक्षा करना, समाज में विश्वास और स्थिरता बनाए रखना, राजा और प्रजा के बीच में नैतिक संबंध स्थापित करना। सेकंड पॉइंट है हमारा नीति। न्याय हमने समझ लिया, अब नीति समझेंगे। नीति का मतलब है शासन को संचालित करने की व्यवहारिक विधि, यानी नीति जो होती है वो शासन को संचालित करने की विधि है। इसमें प्रशासन, कूटनीति, दंड व्यवस्था, कर नीति, युद्ध, शांति, रणनीतियां सब शामिल होती है। यानी कि नीति का मतलब क्या होता है कि अच्छे से प्रशासन चलाने के लिए जो रणनीतियां हैं, जो स्ट्रेटेजी है, उसी को हम नीति कहेंगे। अब नीति में प्रशासन आ जाता है, पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र आ जाता है। इसमें कूटनीति आ जाती है कि किस प्रकार से देश के लिए, देश को फायदा पहुंचाना है, किस तरीके से देश की रक्षा करनी है, ठीक है। दंड व्यवस्था आ जाती है, यानी देश में अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सजा दी जाए। इसमें टैक्स, युद्ध, ये सारी चीजें आ जाती है। नीति ये निर्धारित करती है कि राज्य को कैसे चलाया जाएगा ताकि अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था और समृद्धि राज्य में बनी रहे, ठीक है। नीति विशेष रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अत्यंत यथार्थवादी रूप में सामने आती है। अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हो तो वहां पे नीति के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है, और ये बता रखा है कि कैसे नीति को लागू किया जाता है। और नीति का उद्देश्य जो है वो है राज्य की शक्ति, स्थायित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यानी राज्य को मजबूत बनाए रखना, राज्य में स्थायित्व हो और राज्य की सुरक्षा बनी रहे, इसलिए नीति का प्रयोग किया जाता है। आपने चाणक्य नीति के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है, चाणक्य की नीति। तो देखिए, नीति में निम्नलिखित तत्व शामिल है। इसमें दंड नीति है, इसमें कूटनीति और विदेश नीति भी होती है, इसमें आर्थिक और कर व्यवस्था भी होती है, ठीक है, इसमें टैक्स व्यवस्था भी होती है, इसमें प्रशासनिक नियंत्रण भी होता है। नीति को शक्ति का साधन माना गया है, और ये शक्ति जो है निरंकुश नहीं है, निरंकुश ना होकर नियंत्रित, यानी राजा जो होता है यहाँ पे निरंकुश नहीं होता, नीति का पालन करता है, नीति बनाता है, नीति का पालन करवाता है, तो वो निरंकुश राजा की तरह नहीं है, ठीक है, बल्कि वो अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहा है। तो नीति को इस तरीके से समझा जाता है। न्याय और नीति के बीच में संबंध क्या है? न्याय और नीति का संबंध जो है लक्ष्य और साधन जैसा है, यानी न्याय जो है शासन का नैतिक और सामाजिक लक्ष्य होता है। अगर शासन का मेन लक्ष्य क्या होगा? शासन का मेन लक्ष्य न्याय है, कि वहां पे जनता को न्याय मिल सके, ठीक है। नीति जो है वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का व्यवहारिक माध्यम है, और नीति जो है एक तरीका है, यानी एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा एक बेहतरीन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। न्याय कैसे प्राप्त होगा? अगर नीति अच्छी होगी, अगर नीति अच्छी होगी तभी न्याय मिलेगा, ठीक है। तकनीक अच्छी होगी तभी आपको न्याय मिलेगा। जैसे कि आप पेपर में, मान लो पेपर में क्वेश्चन लिखते हो, दो बच्चे हैं, वो पेपर में जाके आंसर लिख रहे हैं, एक ने बहुत अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करा है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा है, अपने हेडिंग पॉइंट में बताया है, अंडरलाइन करा है, सब कुछ करा है, यानी उसकी जो नीति है वो बढ़िया है, इसलिए उसको अच्छे मार्क्स मिले हैं। दूसरे ने क्या करा है? लिखा तो उसने भी सही है, लेकिन उसने अच्छे से प्रेजेंट नहीं करा है, यानी उसकी नीति सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नीति जो है ये एक माध्यम है जिससे कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि न्याय एक लक्ष्य है अगर, तो न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अच्छी नीति चाहिए। नीति जो है न्याय से विहीन हो जाए तो केवल बल और छल में बदल जाएगी, ठीक है। अगर मान लो, अगर नीति ऐसी बनाई जाए जिसमें न्याय ना हो, लोगों को न्याय ना मिले, मान लो कोई राजा ऐसी नीति बना दे जिस नीति के तहत लोगों के साथ अन्याय होने लग जाए, तो ये बल और
कहीं ना कहीं छल कपट में बदल जाएगा। ठीक है, यदि न्याय नीति से अलग हो जाएगी तो व्यवहार में निष्प्रभावी हो जाएगी, सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार नीति जो है न्याय को लागू करने की प्रक्रिया होती है। न्याय नीति को वैधता और नैतिकता प्रदान करता है। अब समझिए नीति कितनी इंपॉर्टेंट होती है न्याय के लिए। दोनों का संतुलन से एक आदर्श शासन बन सकता है। ठीक है, एक आदर्श शासन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय शासन कला में न्याय और नीति की भूमिका। राजा की भूमिका देखते हैं। राजा को न्यायप्रिय माना गया है, नीतिज्ञ यानी नीति के हिसाब से चलने वाला माना गया है, और धर्मपरायण यानी धर्म का रक्षक माना गया है। ठीक है, और राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य जो है वो प्रजा को न्याय देना, प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, ये होता है। तो राजा को दंड देने का भी अधिकार है, लेकिन वो दंड भी न्याय संगत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बड़े अपराध के लिए छोटी सी सजा दे दी, छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड दे दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। न्याय संगत दंड को कब माना जाएगा? तब माना जाएगा जब सही मतलब कोई भी जो अपराध है, अपराध की गंभीरता के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, गंभीर अपराध के लिए गंभीर सजा और छोटे मोटे अपराध के लिए छोटी मोटी सजा, तो उसको न्याय संगत माना जाएगा। तो राजा जो है न्यायप्रिय माना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दंड व्यवस्था, आपको पता है समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दंड एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा टूल है जो कहीं ना कहीं न्याय को व्यवस्थित करने में, न्याय को नियंत्रित करने में काम में आता है। ठीक है, अगर न्याय बनाए रखना है तो दंड देना आवश्यक है। तो अन्यायपूर्ण दंड को राज्य के पतन का कारण माना गया है। ठीक है, अगर मतलब कहने का मतलब है कि दंड जो होगा ना वो भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, सही तरीके से मिलना चाहिए। अगर दंड अन्यायपूर्ण होगा तो राज्य का पतन हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता। न्याय ने समाज में विश्वास और नैतिक अनुशासन बनाए रखा है, जबकि नीति ने प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित किया है। जहां एक तरफ न्याय जो है समाज में विश्वास बनाने का काम करता है, नैतिक अनुशासन बनाता है, वहीं दूसरी तरफ नीति जो होती है वो अच्छा प्रशासन चलाने में काम आती है और उस सुरक्षा सुनिश्चित करने में काम आती है। फिर दोनों के संतुलन से राज्य स्थिर और सशक्त बन जाता है। नेक्स्ट है धर्म से संबंध। न्याय और नीति दोनों ही धर्म के अधीन होते हैं। धर्म वह नैतिक आधार था जो नीति को क्रूर और न्याय को निर्जीव होने से बचाता है। ठीक है, यानी न्याय क्या है? न्याय और नीति को अगर हम समझे तो न्याय और नीति दोनों ही धर्म के अधीन होते हैं, कर्तव्य के अधीन होते हैं। धर्म यानी कर्तव्य वो नैतिक आधार है जो नीति को यानी जो पॉलिसी होती है उसको क्रूर होने से बचाता है और न्याय को खत्म होने से बचाता है। ठीक है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि कौटिल्य की नीति जो है वो कठोर थी और यथार्थवादी थी, लेकिन वो तब भी न्याय और लोक कल्याण से अलग नहीं थी, क्योंकि ये जनता के साथ न्याय करती थी और जनता के कल्याण के लिए काम करती थी। ठीक है, कौटिल्य के राज्य की शक्ति का अंतिम उद्देश्य जो था वो यही था कि प्रजा की खुशी हो। यानी कौटिल्य के हिसाब से जो शासन हो उस शासन का अंतिम उद्देश्य ये होता है कि प्रजा खुश रहे। ठीक है, जनता की भलाई हो सके। हालांकि व्यवहार में सभी शासक न्यायपूर्ण नहीं रहे, याद रखना। सभी शासक कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, कुछ ऐसे भी शासक रहे थे जो तानाशाही हो गए थे। ठीक है, बेकार शासन थे। लेकिन फिर भी सिद्धांत रूप में अगर हम देखें तो भारतीय राजनीतिक चिंतन ने शक्ति को नैतिकता के अधीन माना है, कि राजा के पास जो शक्ति है वो भी नैतिकता के दायरे में काम करेगी। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी यही विशेषता रही है। और निष्कर्ष अगर हम बात करते हैं तो निष्कर्ष में आप यही बता सकते हो कि कहा जा सकता है कि न्याय और नीति जो है प्राचीन हमारे जो शासन कला है उसका महत्वपूर्ण अंग रही है। ठीक है, न्याय शासन को नैतिक लक्ष्य था और नीति जो थी उसको प्राप्त करने का एक साधन था, और इनके संतुलन से ही प्राचीन भारतीय राज्य जो था वो केवल शक्तिशाली नहीं था बल्कि वहां पे लोक कल्याणकारी नीति आती थी, धर्म सम्मत था हमारा, और समाज जो था वो नैतिक बनाया इसी शासन व्यवस्था ने। तो ये हमारे जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसका सबसे विशिष्ट पहचान के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र और राज्य की अवधारणा के बीच में समानताओं और भिन्नताओं पर चर्चा करनी है। तो राष्ट्र और राज्य के बीच में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने यूनिट में डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है, तो आप यूनिट को जरूर देखो। राष्ट्र और राज्य की अवधारणा समझते हैं। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राष्ट्र और राज्य जो है ये अलग अलग, ठीक है, लेकिन संबंधित अवधारणा है। यानी राष्ट्र अलग अवधारणा है और राज्य अलग अवधारणा होती है। आधुनिक राजनीति में कई जगह पे राष्ट्र और राज्य को एक ही मान लिया जाता है या समानार्थी मान लिया जाता है, लेकिन प्राचीन भारत में इसके बीच में डिफरेंस था। राज्य अलग चीज है
और राष्ट्र अलग चीज है, ठीक है। दोनों के बीच में प्राचीन भारत में डिफरेंस था, आज के समय में हो सकता है दोनों को एक ही मान लिया जाता हो, लेकिन प्राचीन भारत में अलग था, और हमको ये जो डिफरेंस है ना वही तो हमको इसमें समझना है। तो भारतीय परंपरा में राज्य एक राजनीतिक प्रशासनिक संस्था है। अब बहुत गहराई से इसका मतलब समझना, यहाँ पे राष्ट्र अलग है और राज्य अलग है। अब पहले यहाँ पे राष्ट्र लिख देता हूँ और यहाँ पे राज्य लिख देता हूँ, दोनों के बीच में जो अंतर है आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए, प्राचीन भारतीय परंपरा में राज्य जो होता है ये एक राजनीतिक प्रशासनिक इकाई है। राजनीतिक जहां पे आ जाती है वहां पे राजा हो जाएगा, ठीक है, राजा का प्रशासन हो जाएगा। जहां पे राजनीति की बात आ जाएगी वहां पे उसका पूरा मंत्री परिषद हो जाएगा, ठीक है। फिर राजा कुछ नियम भी बनाएगा, जिस नियमों को का पालन करवाना होगा जनता के द्वारा, तो नियम भी हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें दंड व्यवस्था भी हो जाएगी, और जहां पे राजनीति की बात आ जाती है वहां पे ये सब चीज हो जाएगी। लेकिन राष्ट्र जो है वो अलग चीज है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक अवधारणा है। यानी राष्ट्र मतलब एक ऐसा भूमि का क्षेत्र है, ठीक है, एक ऐसा भूमि का क्षेत्र जहां पे लोग जो रहते हैं उनके बीच में सांस्कृतिक संबंध है, उनके बीच में सामाजिक एकता है, उनके बीच में नैतिक संबंध है। ये लोग जो है, जहाँ पे राष्ट्र की बात आएगी वहां पे संस्कृति की बात आ जाएगी। यानी एक ऐसा देश जहाँ पे लोग एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनकी एक भाषा की बात आ जाएगी, ठीक है, उनका एक, उनके विचारों की बात आ जाएगी, उनके कल्चर की बात आ रही है यहाँ पे, और सामाजिक स्थिति की बात आ जाएगी, नैतिक अवधारणा की बात आ जाएगी। जो रीति रिवाज होते हैं, जो कस्टम होते हैं, जो प्रथाएं होती है, जो परंपराएं होती है, जो लोगों को जोड़ के रखती है, भावनात्मक रूप से जोड़ के रखती है, वो राष्ट्र होता है, ठीक है। राज्य, राज्य को देखे तो राज्य केवल एक भूमि का टुकड़ा मान सकते हो जिसमें रहने वाले लोग हैं, वहां पे एक राजा या एक शासक है जो वहां पे शासन चलाता है, तो ये राज्य है। लेकिन राष्ट्र में क्या है, ये भूमि के टुकड़े में रहने वाले जो लोग हैं वो कल्चर से बंधे हुए हैं, वो भाषा संस्कृति से बंधे हुए हैं, तो ये राष्ट्र है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब यहाँ पे राष्ट्र की बात करेंगे हम, ठीक है। तो प्राचीन भारत में राष्ट्र का अर्थ जो था केवल भौगोलिक क्षेत्र, यानी केवल कोई भूमि का टुकड़ा नहीं था। इसमें जन समूह यानी यहाँ के लोग और यहाँ के लोगों की संस्कृति और उनकी सामाजिक एकता से जोड़कर किसी राष्ट्र को देखा जाता था, ठीक है। यानी एक ऐसा भूमि का टुकड़ा है जहाँ पे लोग रहते हैं और लोगों के बीच में एकता है, उनकी एक संस्कृति है, एक जैसा उनका कल्चर है, एक जैसी उनकी प्रथाएं हैं, ठीक है। और उनकी भाषा अलग अलग हो सकती है, फिर उनमें कुछ डिफरेंस भी हो सकता है। कई ग्रंथों में राष्ट्र को लोगों के रूप में समझा जाता है, ना केवल भूमि या सत्ता के रूप में, ठीक है। कई ग्रंथ ऐसे हैं जो राष्ट्र को लोग और लोगों से जुड़ी हुई कल्चर से जोड़ कर दिखाती है, इसको भूमि या सत्ता के रूप में नहीं दिखाया जाता है। तो राष्ट्र की विशेषता क्या हो जाएगी, किसी भी राष्ट्र में एक साझा संस्कृति होती है, लोगों की परंपराएं, उनके मूल्य होते हैं, उनका कल्चर होता है, उनकी सामाजिक और नैतिक एकता होती है, उनका धर्म, उनका आचार, उनका जीवन पद्धति में समानता होती है, ठीक है। उनकी जनता की सामूहिक पहचान होती है। यानी कि राष्ट्र एक सामाजिक सांस्कृतिक चेतना था जो राज्य से पहले अस्तित्व में आता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब राज्य की बात करें तो राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था है जिसके केंद्र में राजा होता है। अब राजा जो है वो सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रशासन चलाएगा, कानून व्यवस्था बनाए रखेगा, प्रजा का कल्याण करेगा, ये सब राज्य में आ जाएगा, ठीक है। अब राज्य की पहचान जो होती है वो सत्ता, शासन और दंड व्यवस्था से जुड़ी होती है, याद रखना। लेकिन राष्ट्र की पहचान जो होती है वो इन सब चीजों से नहीं होती। राष्ट्र की पहचान वहां के लोगों से होती है, लोगों की संस्कृति से होती है, लोगों की विचारधाराओं से होती है, लोगों के रीति रिवाज से होती है, लोगों के कल्चर से होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती है राष्ट्र में। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। अब राज्य की प्रमुख विशेषता क्या होती है, राजा और शासन व्यवस्था होती है राज्य में। इसमें एक निश्चित क्षेत्र होता है, जैसे मान लो ये भारत राज्य है, ये दूसरा राज्य है, ये तीसरा राज्य है, यानी उसकी एक निश्चित बॉर्डर होता है, एक निश्चित सीमा रेखा होती है। इसमें प्रशासनिक और सैन्य शक्ति होती है, यानी राजा जो या जो शासक होगा उसके पास पूरा प्रशासनिक तंत्र होगा, ठीक है, काम करने वाले लोगों का पूरा तंत्र होगा और अपनी सेना होगी। यहाँ पे दंड भी होगा, यहाँ पे कानून का प्रयोग भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये राज्य की विशेषता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य को सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से बताया गया है, ठीक है, जिसमें राजा होता है, राजा के अमात्य होते हैं यानी उसके जो मंत्री परिषद होती है, जनपद होता है यानी कोई क्षेत्र होता है, दुर्ग यानी किले होते हैं, कोष यानी फंड होता है, सेना होती है, और मित्र यानी अन्य जो पड़ोसी राज्य होते हैं ये होते हैं। इन सबसे मिलकर राज्य बनता है, ठीक है। ये एक राज्य का महत्वपूर्ण ढांचा है, आप ऐसा मान लो। नेक्स्ट है राष्ट्र और राज्य के बीच में समानताएं। यदि राष्ट्र और राज्य अलग अलग अवधारणाएं हैं फिर भी उनके बीच में कुछ समानताएं हैं। अब दोनों अलग है लेकिन समानता भी है। समानता क्या है, दोनों का संबंध जनता से। अब देखो, चाहे राज्य हो चाहे राष्ट्र हो, जनता तो दोनों जगह रहती है ना, ठीक है, बिल्कुल। तो राष्ट्र जनता की सांस्कृतिक पहचान की बात करता है, तो राज्य उसी जनता पे शासन की बात करता है। यानी दोनों सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। यानी
राष्ट्र और राज्य दोनों सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ठीक है, राष्ट्र सामाजिक एकता प्रदान करता है, तो राज्य जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। राज्य राष्ट्र के बिना अर्थहीन है, यानी राष्ट्र नहीं होगा तो फिर राज्य क्या ही करेगा। ठीक है, और राष्ट्र को स्थिरता के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। कल्याण से संबंध, यानी राष्ट्र जो है वो नैतिक कल्याण की भावना देता है, लेकिन राज्य जो है वो भौतिक और राजनीतिक कल्याण की भावना देता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा समानता और डिफरेंस भी है। अब इनके बीच में कुछ भिन्नताएं भी हैं, तो भिन्नताएं क्या है, जैसे राष्ट्र और राज्य के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसके स्वरूप की बात करते हैं। तो राष्ट्र जो होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा पे आधारित है, लेकिन राज्य जो है वो प्रशासनिक संस्थाओं पे आधारित है। इसका आधार देखें तो इसका आधार जो है जनता, जनता की संस्कृति, उसका धर्म, उसका कल्चर, उसकी विचारधाराएं, उसकी भाषा, वो सब चीज आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका जो आधार है वो सत्ता, शासन और कानून व्यवस्था और दंड व्यवस्था से है। अस्तित्व की बात करें तो राज्य से पहले, राज्य बाद में आया है। लोगों ने सहमति से राज्य बनाया है, राष्ट्र तो पहले से था। ठीक है, यानी राष्ट्र के बाद विकसित हुआ है राज्य। राष्ट्र जो है वो पहले आया है और राज्य जो है बाद में आया है। ठीक है, प्रकृति की बात करें तो नैतिक और भावनात्मक इसकी प्रकृति होती है, लेकिन ये संस्थागत होता है और औपचारिक होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ये सामाजिक एकता होता है, लेकिन इसका उद्देश्य सामाजिक एकता ना होकर सुरक्षा और प्रशासन पे ज्यादा ध्यान होता है। स्थायित्व की बात करें तो ये दीर्घकालिक है, लेकिन ये बदलते रहते हैं। ठीक है, शासक शासक बदलने से परिवर्तित हो जाते हैं। नया राजा आ गया तो वो अपने हिसाब से नई रूल रेगुलेशन ला देगा। ठीक है, तो बदलता रहता है, लेकिन ये लंबा होता है, दीर्घकालिक होता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है तो प्राचीन भारतीय चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि राज्य को राष्ट्र के अधीन रखा जाए। राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि राष्ट्र की संस्कृति, धर्म और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना भी होना चाहिए। लेकिन जो आधुनिक पश्चिमी विचारधारा है, यहाँ पे राज्य को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्र के अधीन नहीं बल्कि राज्य को सबसे ज्यादा ताकतवर माना गया है, और वही भारतीय परंपरा में राज्य को लोक कल्याण और धर्म में बांध देता है। हालांकि व्यवहार में अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि राज्य सत्ता केंद्रित हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो राज्य होता है, जो शासक होता है, वो कहीं ना कहीं सत्ता केंद्रित हो जाता है और अपनी सत्ता का दुरुपयोग भी करने लग जाता है। ठीक है, तो ये भी फर्क होता है इसमें। तो यहाँ पे आप ये आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते थे और लास्ट में निष्कर्ष में बता सकते हो कि राष्ट्र और राज्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ठीक है, राष्ट्र सामाजिक सांस्कृतिक चेतना की बात करता है, तो राज्य जो होता है वो चेतना की रक्षा और संचालन की बात करेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ समानता भी है तो कुछ डिफरेंस भी है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत भारत में सरकार के गैर राजशाही रूपों का कामकाज का मूल्यांकन करो। क्या प्राचीन भारत में, आपने सुना प्राचीन भारत में राजा का शासन होता था, क्या प्राचीन भारत में गैर राजशाही शासन भी था? तो यस, वो भी था। राजा का शासन आपने समझ लिया है, अब हम गैर राजशाही को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सरकार के गैर राजशाही रूप के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं। तो प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था को सामान्यतः हम राजशाही से जोड़ के देखते हैं, यानी कि राजा के शासन से जोड़ के देखते हैं। लेकिन ये जो धारणा है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारत में राजशाही थी, यानी राजा का शासन था, साथ साथ गैर राजशाही, ठीक है, एक 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 गणतांत्रिक व्यवस्था भी थी, ये भी थी। तो इसको समझते हैं। तो विशेष रूप से हम वैदिक उत्तर काल या महाजनपद काल में जाते हैं, तो आपने गण के बारे में सुना होगा। गण हो गए, संघ हो गए, गणराज्य हो गए, ऐसे क्षेत्र भी होते थे, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते थे जिनको गण या संघ के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे शासन जो था, ठीक है, शासन के अलग अलग रूप प्रचलित थे, यानी यहाँ पे कार्य संचालन सामूहिक निर्णय और परिषदों के नियमों पे आधारित होता था। कहने का मतलब है एक राजा का शासन यहाँ पे नहीं था, एक राजा इसको कंट्रोल नहीं करता था, बल्कि कई लोग मिलकर शासन करते थे। तो ये सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, सामूहिक परिषदों के द्वारा शासन होता था। तो गैर राजशाही शासन के रूप को समझते हैं पहले। गैर राजशाही शासन को हम गण या संघ के रूप में समझते हैं। ठीक है, इसको गण या संघ के रूप में जाना जाता है। इनमें सत्ता जो होती थी किसी एक राजा के हाथ में नहीं होती थी। अगर एक राजा के हाथ में सत्ता है तो उसको तो कहा जाएगा राजशाही, यानी राजा का शासन है। लेकिन अगर सभा, यानी मान लो कई लोग मिलकर, मान लो 10 20 25 30 50 100 लोग मिलकर शासन कर रहे हैं, तो वहां पे एक राजा तो हुआ नहीं। मान लो 100 लोगों की संस्था है, वो शासन कर रही है, सभा है वो शासन कर रही है, तो 100 लोगों को राजा थोड़ी आप बोलोगे। राजा तो एक ही होगा, दो होगा, चार होगा, लेकिन 100 थोड़ी हो जाएंगे राजा। तो ऐसे में जहां पे समूह शासन करता है तो इसको हम गैर राजशाही कह सकते हैं। ठीक है, इनको गण और संघ में बांटा गया था। तो इन राज्यों में प्रमुख पद जो था वो गण मुख्य, नायक या महासेनापति का होता था। यानी इन राज्यों में जो सबसे मेन पद होता था उसको या तो गण का मुख्य कहा जाता था, या नायक कह दिया जाता था,
या उसको महासेनापति कहा जाता था, ठीक है। लेकिन उसकी शक्ति जो होती थी ना वो सीमित होती थी, क्योंकि वो सभा के प्रति उत्तरदायी है, वो सभा जो है सभा के हिसाब से उसको काम करना होता था, ठीक है। तो प्रसिद्ध उदाहरण अगर आप देखो तो आपने वज्जी संघ के बारे में पढ़ा होगा, लिच्छवी गण के बारे में पढ़ा होगा, शाक्य और मल्ल गण के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे शासन और संरचनाओं के समझते हैं। तो सभा और परिषद यानी गैर राजशाही जो राज्य थे, यानी जहाँ पे एक राजा का शासन नहीं था, ऐसे में क्या होता था, ऐसे राज्यों में शासन का जो केंद्र होता था वो सभा होती थी। अब सभा जो है एक समूह होता था, ग्रुप होता था, जिसमें बहुत सारे लोग होते थे, यानी ये सब मिलकर शासन चलाते थे, ठीक है। सभी जो महत्वपूर्ण डिसीजन होते थे वो पहले सभा में चर्चा होती थी, उसके बाद डिसीजन लिया जाता था, ठीक है। अब सभा के काम क्या होते थे, नीति निर्माण करना यानी पॉलिसी बनाना, युद्ध और शांति के लिए डिसीजन लेना, कानून और दंड व्यवस्था के लिए डिसीजन लेना, उसको बनाए रखना, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना। ये सभाएं जो होती थी नियमित, संस्थागत और औपचारिक होती थी, रेगुलर सभाएं बैठा करती थी, ठीक है। और औपचारिक रूप से यहाँ पे बातचीत से चर्चा के बाद डिसीजन लिए जाते थे। निर्णय प्रक्रिया, निर्णय कैसा होता था, तो निर्णय जो था बहुमत या सहमति से लिया जाता था। जैसे मान लो 100 लोग हैं सभा में और 70-80 लोग, 70 लोग 60 लोग मतलब किसी चीज पे सहमत है, तो यानी कह दिया जाता था कि बहुमत है, ज्यादातर लोग उसको मान रहे हैं, तो ऐसे डिसीजन होता था, ठीक है। ये प्रक्रिया जो थी आज के लोकतंत्र में भी आपको दिखेगी, आप आज भी देखते हो आप लोकसभा या राज्यसभा में, तो वहां पे भी क्या होता है, बहुत सारे लीडर होते हैं, कोई फैसला लिया जाता है, बहस होती है, चर्चा होती है, उसके बाद वोटिंग कराई जाती है, वोटिंग में बहुमत जिस चीज को मिल जाता है उसी के आधार पे क्या होता है, आज भी डिसीजन होता है। तो कुछ ऐसा ही रूप मान लीजिए। यहाँ पे व्यक्तिगत सत्ता की जगह सामूहिक विवेक को महत्व दिया गया है, यानी व्यक्तिगत सत्ता नहीं है, कोई एक व्यक्ति डिसीजन नहीं ले रहा है, बल्कि सामूहिक रूप से डिसीजन लिया जा रहा है। तीसरा, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, यानी गैर राजशाही राज्यों में प्रशासन जो था वो विकेंद्रित था। अब देखो दो तरीके का प्रशासन होता है, एक होता है केंद्रीकृत, केंद्रीकृत प्रशासन मतलब एक जगह से पॉलिसी बन रही है, एक हेड है वही सब जगह उसको लागू कर रहा है। लेकिन विकेंद्रीकृत में क्या हो जाता है, ठीक है, उसमें मतलब उसमें बांट दिया जाता है काम, जैसे इसको इसने नीति बनाई तो लागू कोई और कर रहा है, फिर और कहीं बड़े लेवल पे चल रहा है, ठीक है, ये पूरा अलग अलग जगह पे बढ़ जाता है काम। तो इसके आधार पे मतलब जो प्रशासन था वो विकेंद्रित था। जैसे कर व्यवस्था सभा के नियंत्रण में थी, यानी कर व्यवस्था टैक्स का पैसा उसको किसको कौन कंट्रोल करेगा, सभा करेगा। सेना का संचालन जो है सामूहिक नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा, यानी सेना का जो संचालन है वो कोई दूसरा ग्रुप ले रहा है। कानूनी सभी सदस्यों, कानून जो है वो सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होगा, ठीक है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं विकेंद्रित प्रशासन के बारे में बता रहा है, यानी कि एक केंद्र नहीं था जहां से सब कुछ चल रहा था। इन राज्यों में दंड का प्रयोग जो था वो सीमित यानी काफी कम था और न्याय संगत होता था, ठीक है। दंड का प्रयोग न्याय संगत होता था, जिससे सत्ता के दुरुपयोग की संभावना जो थी वो बहुत कम रहती थी। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक आधार और सहभागिता। गैर राजशाही शासन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि राजनीतिक सहभागिता हो, ठीक है। और ये सहभागिता जो है पूर्णतः सार्वभौमिक नहीं थी। गैर राजशाही शासन में क्या होता था, राजनीतिक सहभागिता, सब लोगों को साथ में चला जाता था, लेके चला जाता था, डिसीजन जो होते थे वो सभा लिया करती थी, ठीक है। तो ये सहभागिता जो थी यह हर जगह नहीं थी, लेकिन महिलाएं, दास और निम्न वर्ग जो थे कई जगह पे इनको इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाता था, ठीक है, इनको इस डिसीजन में नहीं शामिल किया जाता था। फिर भी उस समय के संदर्भ में देखें तो ये व्यवस्था जो है राजशाही की तुलना में ज्यादा सहभागी है, क्योंकि ज्यादातर जो डिसीजन हो रहे हैं सभा के द्वारा ही लिए जा रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। पांचवा पॉइंट देखो, गैर राजशाही शासन की उपलब्धियां। इन शासन रूपों की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, यहाँ पे निरंकुश सत्ता का अभाव था, क्योंकि जब एक राजा के हाथ में पावर नहीं है तो निरंकुश सत्ता नहीं आएगी। सामूहिक निर्णय ली जाती थी, ठीक है। अपेक्षाकृत ये ज्यादा स्थिर सरकारें होती थी, शासन होता था और न्यायपूर्ण शासन होता था। यहाँ पे राजनीतिक चेतना, उत्तरदायित्व की भावना होती थी। बौद्ध और जैन जैसे जो गणतांत्रिक विचार हैं इसको संरक्षण यहीं से मिला था, ठीक है। इसकी कुछ कमियां भी थी, कुछ आलोचनाएं भी हैं, इसको देखेंगे। तो कहा जाता है कि गैर राजशाही शासन जो है कई दृष्टियों से उन्नत होता है, फिर भी इसकी कुछ कमियां हैं। जैसे निर्णय प्रक्रिया धीमी होती है, क्योंकि एक व्यक्ति को डिसीजन लेना होता है वो तुरंत डिसीजन ले लेगा। अब यहाँ पे पहले बहस करो, चर्चा करो, फिर डिसीजन होगा, ठीक है। फिर विशेषकर युद्ध काल में आंतरिक गुटबंदी भी हो जाती थी, कई बार मतभेद हो जाते थे, यानी आपस में ही गुट बन जाते थे, ठीक है, मतभेद हो जाएगा। शक्तिशाली राजशाही जो थे, जहाँ पे शक्तिशाली राजा का शासन होता था, ठीक है, उनके सामने ये टिक नहीं पाते थे। और सीमित सामाजिक समावेशन था कई जगह पे।
और यही कारण था कि धीरे धीरे ये गणराज्य जो थे शक्तिशाली केंद्रीकृत राजशाही में विलीन हो गए। यानी बाद में यही गणराज्य जो पहले संघ के रूप में होते थे, जहाँ पे बहुत सारे लोक शासन में हिस्सा लेते थे, अब ये धीरे धीरे केंद्रीकृत राजशाही में बदल गए। ठीक है, यानी अब एक एक ही राजा है और वही सब कुछ डिसीजन ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो गया था। ऐतिहासिक महत्व, तो इन सीमाओं के बावजूद प्राचीन भारत के गैर राजशाही शासन का रूप देखें तो उसका बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक जो परंपराएं हैं वो आधुनिक काल से तो बहुत पहले ही मौजूद थी। भारत में पहले ही ये सारी चीजें आ चुकी थी। ठीक है, लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है। एक बार आप निष्कर्ष को देख लो, मैं आपको सीधा अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, आप इसे पढ़ लो खुद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, इसके विकास के बारे में बताना है और इसका भारतीय लोगों के सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो प्राचीन भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए वर्ण व्यवस्था जो है और जाति व्यवस्था जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि भारतीय प्राचीन समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में बटा हुआ था। ठीक है, तो प्रारंभिक भारतीय समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था में था। वर्ण व्यवस्था जो थी एक लचीली व्यवस्था थी, ये काम के आधार पर और नैतिक सामाजिक व्यवस्था के आधार पर बटी हुई थी। बाद में क्या होता है, ये कठोर हो गई और जन्म पे आधारित हो गई, यानी जाति व्यवस्था में बदल गई। यानी वर्ण व्यवस्था पहले आई, ठीक है, बाद में ये कठोर होकर जाति व्यवस्था में बदल गई। वर्ण व्यवस्था लचीली थी, कर्म पे आधारित थी, जो आदमी जैसा काम करेगा वो वैसे वर्ण में हो जाएगा। लेकिन जाति व्यवस्था कठोर थी और ये इसको बदला नहीं जा सकता था। ठीक है, वर्ण को बदला जा सकता था लेकिन जाति को नहीं बदला जा सकता था। एक बार जिस जाति में जन्म हो गया, जीवन भर उसी जाति का रहना है। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आपको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें 4 वर्णों की बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था का आधार जो था वो कर्म यानी कार्य था। ठीक है, गुण होता था, ये जन्म पे आधारित नहीं होती थी। यानी जिस व्यक्ति में जैसे गुण है, अगर उसमें अच्छे गुण है तो उसको ब्राह्मण यानी सबसे ऊंचे वर्ण में मान लिया जाता था। जिसका अच्छा कार्य है, साफ सुथरा जो काम करता है, ठीक है, अच्छे कामों में जो है कर्म के आधार पे उसको बांट दिया जाता था। ये व्यवस्था सामाजिक सहयोग, श्रम विभाजन और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विकसित हुई थी। एक व्यक्ति अपने कर्म और योग्यता के आधार पे वर्ण जो है उसको बदल सकता था। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की ओर संक्रमण। तो विशेषकर उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में अगर हम देखें, स्मृतियों में देखें, खासकर मनुस्मृति में, तो इसका प्रभाव था। इसमें वर्ण व्यवस्था जो थी वो बहुत कठोर हो गई थी। ठीक है, इसमें कठोरता आने लगी थी और इस परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था, कर्म से जन्म की ओर झुकाव। यानी पहले कर्म को महत्वपूर्ण माना जाता था लेकिन अब वो चीजें कम हो गई थी, अब जन्म की ओर ज्यादा झुकाव दिया जाता था। ठीक है, यानी वर्ण जो है अब व्यक्ति के कर्म से नहीं बल्कि उसके जन्म से निर्धारित होने लगे थे। यानी व्यवसाय जो था, व्यवसायों का वंशानुगत होना, विशेष व्यवसाय कुछ परिवार और कुछ समूहों तक सीमित हो गए। ठीक है, जिसका जो पैसा है उसके बच्चे को वही पैसा मिलेगा, वो आगे उसी काम को करता रहेगा, जिससे हजारों जातियां बन गई। फिर ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रभाव, ब्राह्मणों को सबसे ऊपर यानी सर्वोच्च माना गया, शूद्रों को सबसे नीचे यानी निम्न माना गया। तो शुद्ध अशुद्ध की अवधारणा जो थी और ज्यादा मजबूत हो गई और यहाँ पे भेदभाव होने लगा। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, यानी राज्य और समाज ने जाति व्यवस्था को सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में अपनाया था। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था जो है एक खुले सामाजिक ढांचे में बदलकर कठोर और असमान जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी थी। अब सामाजिक जीवन पे इसका क्या प्रभाव है, तो देखो, सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था के कारण समाज में ऊंच नीच का भेद आ गया, जातियां ऊंच नीच में बट गई, छुआछूत जैसी जो प्रथाएं थी ये विकसित हो गई। सामाजिक गतिशीलता का ह्रास हुआ, यानी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जो थी वो जन्म से तय होने लगी। अब योग्यता और परिश्रम का महत्व जो था वो घट गया था, बस ये देखा जाता था किसका जन्म किस जाति में हो रहा है। ऊंची जाति में जन्म हुआ है तो उसको सही मान लिया जाता था, बेशक से वो मूर्ख क्यों ना हो। ठीक है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट है सामाजिक संघर्ष, यानी जाति आधारित भेदभाव ने समाज में तनाव उत्पन्न करा और संघर्ष को जन्म दिया। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो पैसों का सीमितीकरण, यानी व्यवसाय जो है जाति आधारित हो गए थे। इससे जो आर्थिक नवाचार था या गतिशीलता थी वो रुक गई थी, क्योंकि जो जिस जाति का है वो वही काम कर, मतलब हर जाति का, जैसे लोहार है तो लोहार जाति बन गई, लोहे का ही काम करते हैं, उसके बच्चे आएंगे वो भी लोहे का काम करेंगे, उसके बच्चे आएंगे वो भी लोहे का काम करेंगे। तो ये चीजें हो गई थी। ठीक है, और आर्थिक जीवन पे प्रभाव, श्रम का शोषण, यानी निम्न जातियों को कठोर श्रम और न्यूनतम संसाधनों तक सीमित रखा गया। जो निम्न जातियां थी इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव था।
आर्थिक असमानता हो गई थी, संसाधन और संपत्ति पे जो उच्च जाति थी उनका, ऊंची जातियों का कंट्रोल नियंत्रण जो था बढ़ गया था, ठीक है। जो निम्न जातियां थी उनके पास उतने संसाधन नहीं थे और वो कमजोर की कमजोर रह गई। राजनीतिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? सत्ता पर उच्च जातियों का प्रभुत्व, यानी जो राजनीति है, जो सत्ता है उस पे ऊंची जातियों का प्रभुत्व हो गया, जैसे क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये वर्ग जो थे ये सत्ता में कहीं ना कहीं काबिज हो गए। फिर निम्न जाति जो थी इनका राजनीतिक बहिष्कार, यानी शूद्र और अछूत वर्ग को शासन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, ठीक है, इनको शासन में नहीं शामिल किया जाता था। राज्य द्वारा जाति व्यवस्था का समर्थन, राज्य जो है वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिरता के नाम पे जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था, ठीक है। आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो था वो सामाजिक सहयोग था, शोषण नहीं था, ठीक है। किंतु जब तब ये जाति व्यवस्था बदलती रही तब तब इसका स्वरूप जो था दमनकारी होता गया और कहीं ना कहीं असमानता होने लगी, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव जो था वो बढ़ने लगा। हालांकि जाति व्यवस्था ने सामाजिक संगठन और पहचान भी प्रदान किया, लेकिन इसे नकारात्मक प्रभाव भी कहीं अधिक व्यापक देखने को मिलते हैं, ठीक है। जाति की वजह से कहीं ना कहीं, जाति प्रथा की वजह से समाज में नकारात्मक प्रभाव हुए, कुछ जातियों को निम्न कर दिया गया, दबा दिया गया, ठीक है। ऐसा कहा जा सकता है, निष्कर्ष में आपको बताना है कि वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का विकास जो है भारतीय समाज के इतिहास का एक निर्णायक प्रक्रिया थी, ठीक है। जाति जो है बहुत महत्वपूर्ण, और वर्ण और जाति महत्वपूर्ण संस्था रही है हमारे भारतीय समाज में, जो हमारे समाज को प्रभावित करती है गहराई से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था की प्रकृति बतानी है और इस चरण के दौरान कानून और राजनीति के साथ क्या संबंध था इसका ये बताना है। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में बताना है, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व में। तो ये महत्वपूर्ण काल था। इस काल में क्या था कि प्रारंभिक वैदिक जनजातीय व्यवस्था जो थी वो बदल रही थी और अब संगठित, संस्थागत और वर्गीकृत राज्य बन चुका था, यानी राज्य पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हो गया था। इसी काल में राजनीति, कानून और सामाजिक संगठन जो थे इनका आधार जो था वो वर्ण व्यवस्था था, और वर्ण व्यवस्था यहाँ पे काफी ज्यादा कठोर होने लगी थी, ठीक है। तो ये अंतर था। अब उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था के नेचर को समझते हैं। तो यहाँ पे राजतंत्र जो था वो पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हो रहा था। तो प्रारंभिक वैदिक काल की अपेक्षाकृत सीमित राज्य सत्ता जो थी अब अधिक केंद्रीकृत और शक्तिशाली हो गई थी, ठीक है। पहले जो था राज्य सत्ता जो होती थी वो सीमित होती थी, लेकिन अब ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। पहले राजा का पद जो होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, ठीक है, राजा चुना जाता था, यानी चुनाव के जरिए आता था। लेकिन अब जो राजा का पद है वो वंशानुगत हो चुका था, ठीक है। अब यानी राजा का बेटा बनेगा उसके बाद। सेकंड पॉइंट है राज्य का संस्थागत स्वरूप। राज्य अब केवल व्यक्ति यानी राजा पे नहीं बल्कि एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ था। यहाँ पे कर व्यवस्था, ठीक है, यानी टैक्स व्यवस्था लागू कर दी गई थी। सेना थी इनके पास, प्रशासनिक अधिकारी होते थे, न्याय व्यवस्था होती थी, ठीक है। यानी अब केवल राजा नहीं है, एक पूरी संस्था है, यानी ये पूरी एक टीम है जो एक टैक्स इकट्ठा करने वाली टीम है। एक सेना मान लो, सेना को एक टीम मान लो, यानी वो सेना का सारा काम करेगी, युद्ध और इन सब चीजों को देखेगी। प्रशासनिक काम, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हो जाएंगे, ठीक है। न्याय व्यवस्था के लिए अलग अदालत, जज वगैरह होंगे। इस तरीके से क्लियर ये सब कुछ बन चुका था, पूरा प्रशासनिक तंत्र बन चुका था। धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध। राज्य जो है शक्ति को धर्म से जोड़ा गया था, ठीक है। राज्य शक्ति को किससे जोड़ा गया था? धर्म से। और राजा को धर्म का रक्षक माना जाता था, समाज का नैतिक संरक्षक माना जाता था। राजनीति अब धर्म से अलग नहीं रही। फिर उत्तर वैदिक काल में कानून, यानी कि इस समय कानून का जो मेन स्रोत था वो धर्म था, कर्म। ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे स्मृतियां हो, सभी में आपको कानून का उद्देश्य बताया गया है। कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं था बल्कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था, ठीक है। और कानून सार्वभौमिक नहीं बल्कि वर्ण आधारित होते थे। कानून में भी थोड़ा डिफरेंट होता था, वर्ण पे आधारित होते थे। नेक्स्ट है कि वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस हिसाब से 4 वर्ण थे। और अब काम पे आधारित ना रह के ये जन्म पे आधारित हो गए थे, और यहीं से फिर जाति प्रथा मजबूत होने लगी थी, ठीक है। वर्ण व्यवस्था केवल सामाजिक नहीं रहे बल्कि राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था का आधार बन चुके थे। अब जाति पे आधारित वर्ण को महत्व दिया जाने लगा था, ठीक है। वर्ण और कानून के बीच में संबंध। वर्ण आधारित कानून, कानून सभी के लिए समान नहीं था। दंड की कठोरता जो थी वो वर्ण के अनुसार बदलती थी। जिस वर्ण का व्यक्ति है उसी आधार पे उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। ब्राह्मणों को कम से कम दंड दिया जाता था और शूद्रों को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। मनुस्मृति में ये भेद जो है स्पष्ट रूप से आपको मिलेगा।
अधिकार और कर्तव्य, हर वर्ण के लिए अलग अलग अधिकार और कर्तव्य थे। ब्राह्मण का काम शिक्षा, यज्ञ, धर्म ये सब था। क्षत्रिय शासन करते थे, युद्ध लड़ते थे। वैश्य व्यापार और कृषि पशुपालन वगैरह करते थे। शूद्र जो थे वो सेवा करते थे। यानी सभी का जो कर्तव्य है वो अलग अलग बटा हुआ था। फिर वर्ण और राजनीति के बीच में संबंध, राजनीतिक शक्ति का वितरण। ठीक है, राजनीतिक शक्ति में अगर हम देखें तो आप क्षत्रियों को देखोगे तो ये राजा और शासक का काम करते थे। ब्राह्मण जो थे वैचारिक और धार्मिक समर्थन तक सीमित थे। ठीक है, तो ये इनका कुछ कार्य का वितरण हो गया था, शक्तियों का वितरण हो गया था। ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़, उत्तर वैदिक राजनीति का आधार जो था वो ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ था। ब्राह्मण राजा को धार्मिक वैधता देते थे। राजा जो थे वो ब्राह्मणों को संरक्षण देते थे और विशेष अधिकार देते थे, यानी इनके बीच में एक गठबंधन सा बन गया था। शूद्रों का राजनीतिक बहिष्कार, शूद्र वर्ग को ना तो राजनीतिक अधिकार मिलता था, ना ही शासन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी होती थी। ठीक है, उनको एक तरह से बॉयकॉट करा हुआ था। फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे हम इसका, यानी उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था ने स्थिरता और प्रशासनिक व्यवस्था तो प्रदान की, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक असमानता भी हो गई, जाति प्रथा हो गई, ज्यादा वर्ण व्यवस्था में भेदभाव होने लगा था। ठीक है, कानून जो था वो निष्पक्ष नहीं था, वर्ण पे आधारित था। अगर शूद्र कोई कार्य करता तो बहुत गहरी सजा, बहुत बेकार सजा मिलती थी उसको। राजनीति लोक कल्याण की बजाय सामाजिक नियंत्रण का साधन बन चुकी थी, यानी राजनीति में कमियां आनी शुरू हो गई थी। और इस व्यवस्था ने राज्य को संगठित रूप दिया था, लेकिन समानता और न्याय की दृष्टि से ये बहुत ही सीमित थी, लिमिट थी। निष्कर्ष में कहा जा सकता है, आप बताओगे कि उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था एक धर्म आधारित, वर्ण समर्थित और राजनीतिक व्यवस्था थी। इस चरण में वर्ण केवल सामाजिक संरचना नहीं था, बल्कि कानून और राजनीति का मूल आधार बन गया था। ठीक है, सजा जो थी वो वर्ण के आधार पर दी जाती थी, फैसले भी वर्ण के आधार पर लिए जाते रहे होंगे। तो राज्य, कानून और राजनीति तीनों ने मिलकर वर्ण व्यवस्था को संस्थागत रूप प्रदान किया था, जिससे हमारा जो समाज था वो दीर्घकालिक तक प्रभावी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये वीडियो खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। तो आप यूनिट को जरूर देख लो, यूनिट को जरूर देख के जाना। ठीक है, और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख के जाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।